बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह नवंबर की सुबह की आवाज के साथ मैं हूं यासिर खान और मैं हूं आमना आदिल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह की आवाज, जहां आप सुनते हैं दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और अवाम की आवाज हमारे साथ। वंस अगेन एक बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हैं और इसके अलावा आज हमारा पोटेंशियल भी जो है वो बना है, क्योंकि छुट्टी करके रेस्ट करके आज काफ़ी इजी हैं। और छुट्टी की आपने यासिर? मैंने जो छुट्टी पीछे की है, अच्छा, मतलब वो 2 दिन पहले और वाली दूसरी बात पता है छुट्टी कि एक और छुट्टी आने वाली है कल की हमारी, तो इसलिए उसका जो खुशी है ना, उस वजह से पोटेंशियल और बढ़ गया है कि कल छुट्टी है, तो इसलिए जो ये है आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरी कोई छुट्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा स्टैमिना जो है वो काफी आज आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ कि मैं आज आज ब्लॉकबस्टर प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि हम लोग बड़ी एनर्जी में हैं और इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स भी हैं हमारे पास। तो जैसे हमें बात करी थी कल के बारे में। कल वो जो रास्ते ब्लॉक हुए हैं, हाउ ड्रेसिक इट वाज, ट्रैवल करना इतना मुश्किल हो गया था कल। एंड माय फादर कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी एंड ही वाज सेइंग कि ध्यान से आना, ध्यान से आना, ध्यान। मैं यूनिवर्सिटी में थी तब, तो मुझे ऑफिस से भी कॉल्स आ रही थी कि हो सके तो आ जाओ, बट मैं नहीं आ सकती थी क्योंकि कल बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो थी ना वो ब्लॉक थी। इवन के वो जो चोर दरवाजे होते हैं ना, कि मतलब सोसाइटीज के अंदर से चले जाओ या कोई भी छोटे छोटे रास्ते होते हैं, उस वहां पर भी इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो गई थी, वहां से नहीं गुजरा जा रहा था, क्योंकि सबको ही पता है कि वहां से गुजरा जा सकता है, तो वो सभी उधर को जा रहे थे। अच्छा, कल मेरे साथ कैसे हुआ कि मेरे दोस्त लाहौर आ रहे थे, तो एयरपोर्ट उन्होंने आना था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार लाहौर में रश तो नहीं है, रास्ते ब्लॉक थे। मैंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं, खैर आओ, लाहौर खुला है। किसने कहा बंद है? क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि रश नहीं है, रास्ते खुले हैं, तो फिर मैंने उनको बुला लिया। और जब ये आए रास्ते में फंसे तो मुझे वीडियो बना के सेंड करो, यासिर भाई ये देखिए आपने क्या किया हमारे साथ। ऐसे ही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब इवन के यहाँ पर जब मैंने कहा कि रास्ते बंद हैं, बिल्कुल मैं अभी गुजर कर आ रही हूँ, दे वर लाइक अच्छा रास्ते बंद है, हमें पिक्चर भेजो, वी डोंट बिलीव यू। आई वाज लाइक अच्छा ये बात है, मतलब कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। खैर ये तो हो गई मेरी रूटीन की बात कि मैं तो कल फुल ऑन ट्रैफिक में फंसी रही और बहुत ज़्यादा सिचुएशन। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बहुत नोटिस की यासिर, मतलब व्हेन आई वाज स्टक, तो वहाँ पर बहुत सारी एम्बुलेंस थी, जो मतलब लाइक मैंने जो नोटिस की है, जो वो सायरन बजता है ना एम्बुलेंस वाला, 3 से 4 तो मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखी है ना, तो दे वर नॉट इवन हैविंग द वे, मतलब किसी को भी रास्ता नहीं मिल रहा था, तो एम्बुलेंस को तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तो दिस इज समथिंग कि मतलब हमें सोचना चाहिए कि हम लोग, एक तो वी ऑल नो कि लाहौर जो है वो नंबर 1 पे है। अगर हम बात करें पोल्यूशन की, तो हम लोग क्या करते हैं, टायर्स पकड़ लेते हैं और जलाना शुरू कर देते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं पोल्यूशन के अंदर। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है हमने कल के एहतजाज में देखी। इसके अलावा जो लोग स्पेशली जिन्होंने हॉस्पिटल जाना है, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज्यादा ब्लॉक थी कि दे वर नॉट हैविंग द वे। तो ये काफी सारी चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए, आई थिंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कल का वाकई दिन ऐसा था, मुझे लगा रश बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली मैं बाहर नहीं निकलता ज्यादा और मैं अपनी सोसाइटी में ही रहता हूं। आपने, मैं भी यही बात करने वाली थी कि अपने दोस्तों को तो आप इंस्ट्रक्ट करें, आप लाहौर से बाहर निकले तो आपको पता हो। तो एक्चुअली मैं अपने काम से काम रखता हूँ ना, तो काम से अलग है ना, इसलिए कि फिर बंदा निकलने का दिल ही नहीं करता, तो इसलिए भाई पास पास ही रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो इसलिए मुझे जाना नहीं पड़ता इतना दूर। आपका इशू है, एक मेजर इशू है कि आपने इतने दूर से आना होता है, तो इस वजह से आपको ये सब सामना करना पड़ता है। तो खैर ये सब चलता है, लेकिन आज हम बात करते हैं ऑफिस, तो आपके तो घर की बात है, आपने उठना होता है, ऑफिस आ जाना होता है, काम की लगन देखिए ना, काम की लगन ऐसी है कि यहाँ 24 घंटे स्पेंड करने का दिल करता है, तो ये देखें। तो खैर एक्चुअली हम बात कर रहे थे, हम जो यस्टरडे या उससे पहले जो भी इंसिडेंट हुए हैं या उसके लिहाज से कोई भी इवेंट्स हुए हैं, लाइक इमरान खान के और जो एक इंसिडेंट हुआ फायरिंग का, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उस सब के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई है जिस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हुई है और रास्ते बंद हो गए थे। और एक्चुअली आज हम बात कर रहे हैं एक्चुअली खान साहब की इस सेहत के बारे में, जो उनकी शौकत खानों में ले जाया गया। कि हम लोग प्रॉपर्ली इंडेक्स की तरफ आ रहे हैं कि एक्चुअल में आज हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे जी कि इमरान खान साहब जो कि शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर जेरे इलाज है, उनके पैर पर गोली लगी थी लॉन्ग मार्च के दौरान, तो जेरे इलाज है, गोली निकाल दी गई है। और क्या सिचुएशन है, हालिया क्या सूरत हाल है इमरान खान साहब की, जिस पर बात करेंगे। और उनके आसपास जितने भी उनके साथी थे, उनके अरकान थे जो जख्मी हुए थे, उनके साथ साथ उनकी सिचुएशन भी जानेंगे कि उनकी क्या कंडीशन है, मेडिकली डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन कौन जो है वो तिमारदारी के लिए भी आ रहा है, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फेसेस को हमने देखा है। और मीडिया तो खैर वहीं पर घर करके बैठा हुआ है, जब से इमरान खान वहाँ पे है,
तो ये चीज़ है। उसी के साथ साथ जी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्टर ये भी है कि इमरान खान साहब माशाल्लाह जो है उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी, ज़्यादा जो है उनकी क्या कहते हैं खराब नहीं हुई है तबीयत, तो वो ही विल बी फाइन जो गोली लगी थी, जो मटेरियल उनके पाँव में गया था, कॉन्फ्रेंस भी तो उन्होंने की है। हाँ, वो अब सेहतयाब हो चुके हैं और वो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी रेस्ट उनके लिए ज़रूरी है, तो वो रेस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद दोबारा जो है वो लॉन्ग मार्च में नज़र भी आएंगे उनके मुताबिक जो उनका कहना है। तो फिलहाल ये सिचुएशन वहाँ पे जो है क्रिएट हुई है, इस बारे में मजीद भी बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे। लेकिन अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो तो अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगला टॉपिक है हमारा जी एक इनोवेशन के बारे में। एक बहुत ही छोटे साइज का टीवी बनाया गया है, इन्वेंट किया गया है जी, और उसका साइज अगर देखा जाए तो इट इज अ साइज ऑफ अ पोस्ट कार्ड, है ना। बिल्कुल, तो वो एक छोटी सी जो पोस्ट होती है ना, पोस्ट टिकट जो होती है, उसके जितना साइज है एक टीवी का। तो वेरी नाइस। और दुनिया का सबसे छोटा तरीन जो है वो टीवी ये इन्वेंट किया गया है। इसको आप बिल्कुल छोटी स्क्रीन में देख सकते हैं, इसमें आप यूएसबी लगा सकते हैं, आप इसमें केबल लगा सकते हैं, छोटा सा टीवी, डार्क साइज की टिकट इन द सेम थिंग, छोटा सा टीवी और उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। बिल्कुल 0.6 बाय 0.4 इंचेस की इसकी जो है मेजरमेंट है, और बिल्कुल छोटा सा टीवी, पॉकेट टीवी है, कहीं भी लेके जा सकते हैं और बिल्कुल इजी टू यूज है। आपका जहां दिल करे आप उसको कैरी करें और जहां दिल करे आप टीवी ऑन करें, देखें न्यूज़। अगर ये सक्सेसफुल होता है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 टीवी इसके इजाद किए गए हैं, अगर सक्सेसफुल होता है तो ये बहुत मुफीद हो सकता है हम सब के लिए। तो ये थी हमारी जी आज एक इनोवेटिव बात। उसी के साथ साथ जी हम लोग बात करेंगे टूरिज्म के बारे में। टूरिज्म वी ऑल नो के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और उसी के साथ साथ वी ऑल नो कि अगर टूरिज्म अगर हम लोग एक अच्छे तरीके से उसको लेकर चले तो दैट कुड हेल्प द इकोनॉमी एज वेल। उसके अंदर भी बहुत बड़ा बीम आता है। तो टूरिज्म से रिलेटेड जी हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने एक और अनाउंसमेंट की है, एक नई जो है वो एक नया वे दिखाया है टूरिज्म के अंदर, और वो है जी हेलीकॉप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं फॉर टूरिज्म। तो यासिर कैसा लग रहा है कि आप जाए कश्मीर और आपको हेलीकॉप्टर में सैर कराई जाए? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, वहाँ पे जाना चाहिए। और क्या नाम है, वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि इस तरह की चीज़ें जो है अनाउंस की जा रही हैं, जहाँ पे हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी भी है। लेकिन अब देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। जाहिर बात है, अगर जहाँ पे वो एक्चुअली जहाँ पे इवेंट हुआ है, जहाँ पे इनका आगाज़ किया गया, इफ्तिताह किया गया, वहाँ पे बहुत खूबसूरत एरिया, आई थिंक सो नॉर्दर्न एरियाज़ है, तो उस साइड पे किया गया है। और बाकी बहुत अमेजिंग चीज़ है हेलीकॉप्टर में बैठना है यार, ऐसे कौन बैठ सकता है हेलीकॉप्टर में। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद जी मैं हमेशा से कहती हूँ जान है तो जहान है, और सर्दी आ रही है तो अपनी सेहत का ख्याल रखना और कूजी फूड्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपड़े गरम गरम पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो भैया अब पहनना शुरू कर दिए हैं, ये एक गरम स्टफ़ के कपड़े मैंने पहनना स्टार्ट कर दिए, भाई निकाल लिए, मार्केट में भी आ गए हैं, तो आप लोग खरीदें और पहने। और दूसरी उसी के साथ साथ खाने की अगर हम बात करें तो हमारे खाने की जो रूटीन है वो भी चेंज हो जाती है, डाइट चेंज हो जाती है। हम लोग खाने के अंदर जो है वो गर्म फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बॉइल्ड एग ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, अब ये मौसम आ चुका है जहाँ पे अंडे, सूप और गरम गरम चीज़ें, शकरकंदी, है सब चीज़ों का मौसम आ चुका है। ये वो अब दोस्तों की जो बैठक होती है सर्दियों में, कोयले जलाकर और बारबेक्यू करना, सबका सीन ऑन होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जाहिर बात है ठंड से बचना है, और इस दफा तो बताया गया कि ठंड बहुत ज्यादा हो सकती है। तो सबसे बचने के लिए हम एक जो है सूप जो है इन्वाइट किए गए, जहाँ पे सूप की रेसिपी भी आपको बताएंगे कि सूप किस तरह से बनता है और आपके लिए कितना मुफीद हो सकता है सर्दियों के सीजन में। तो सर्दियों को नजर में रखते हुए, सर्दियों को सामने रखते हुए हम लोगों ने आपको आज एक बताएंगे ऐसा सूप जो कि आपके लिए सेहतमंद भी होगा, आपको टेस्टी भी लगेगा और आपके सर्दियों का साथी भी बन जाएगा। तो ये आज हम आपको बताने वाले हैं। और उसी के साथ साथ आज जो हम बात करेंगे वो है एक छोटी सी सीरियस सी बात जो एक्चुअल में हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीर को हम कभी भुला नहीं सकते। कश्मीर के हर दुख में हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। और आज हम जिस बारे में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो है कश्मीर पर होने वाले नागहा मज़ालिम, और उसके अंदर जो है इंडियन आर्मी की तरफ से जो ऑपरेशन हुआ है उसमें कश्मीरी मारे जाते हैं। बिल्कुल, तो 4 लोग वहाँ पे जो है जहाँ बाग हो चुके हैं, शहीद किए गए हैं कश्मीर में। और एक्चुअली ना सिर्फ आप सब बेहतर जानते हैं कि ना ये आपका वाक़या है, ये काफ़ी टाइम से चलता रहा है, काफ़ी सालों से सिलसिला चलता आ रहा है। मसला कश्मीर, हम कोई भी इशू हो, हमारा मेजर इशू हो और जिसको हम हल ना कर सकते हो, हम उसको मसला कश्मीर से तशबीह देते हैं। अब वो एक मिसाल बन चुकी है, हम उस मिसाल को हमने ख़त्म करना है। जारी बात है उनको केस चलाना है, UN में जाना है और उसको रेस करना है, क्योंकि डेली इतने डेथ होना जो कि सिर्फ
सिर्फ रिपोर्ट हो रही है, वो डेथ है जो 4 लोगों की डेथ हुई है, इट्स अ Yes, रिपोर्ट। it's just the रिपोर्ट के अलावा भी ऐसे reported बहुत से मजालिम होते हैं, अमवात होती हैं जो कि शो ही नहीं होती। तो इस सब के बारे में हमने बात करनी है, उसको हमने हमेशा हाईलाइट करना है। और एक्चुअल में कश्मीर के जो 4 लोग जो शहीद हुए हैं उनको याद करना वाकई में अपनी सुबह के अंदर उनके लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी था। तो उनके बारे में भी बात करेंगे, उनको भी याद करेंगे, उनके लिए भी जो है दुआया कलमात के साथ जो है उनको उनकी मगफिरत की दुआ करेंगे। और उसी के साथ साथ आखिरी टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटा की होने वाली कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है पाकिस्तान की 2 शोबिस इंडस्ट्रीज को बुलाया गया और मेटा के साथ रिलेट किया गया। काफी अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है मेटा से, है ना? जैसे अगर हम अपने पिछले वीक के प्रोग्राम्स को देखें तो मेटा के बारे में काफी सारी न्यूज हम लोगों ने जो है एक्चुअली मेटा ग्रो बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि मेटा एक कंपनी बन चुकी है जिसके पास ना सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बल्कि 2-3 प्लेटफॉर्म इसके मौजूद है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और इस सबको जो बिजनेस है, इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए उन्होंने एक मेटा क्रिएटर इनके एक इसका तकरीब का इनेकाद किया गया जहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मेटा, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटा ग्रो बहुत कर रहा है। मेटा इज एक्चुअली समथिंग जो कि एक मोड चेंजर है फॉर अस एंड फॉर द टेक्नोलॉजी लाइफ। लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग बातें और इंटरेस्टिंग न्यूज हमें सुनने में आती है। जब रिसेंटली हमने भी यासिर बात की थी कि मेटा के जो ऑफिशियल्स है वो पाकिस्तान आएंगे और विजिट करेंगे, वेदर वी आर हैविंग दैट एबिलिटी के मेटा यहाँ पर अपना ऑफिस बनाएगा नहीं। फेसबुक के बारे में हम लोगों ने बात करते हुए इस बारे को, इस चीज को डिस्कस किया था। खैर, ये हम लोग इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जो है अपना स्टैमिना बनाना चाहते हैं, जल्दी से चाय का कप पकड़ लें और इंतजार करें हमारे वापस आने का। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप तक वापस आएंगे बस थोड़ी ही देर में। विल बी राइट बैक। देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। तो जैसा कि आपने इंडेक्स में तमाम टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है, अब उनकी डिटेल्स में जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज हमारा है जो कि हम पहले बता चुके हैं कि आज खान साहब की सेहत के बारे में आपको अपडेट करेंगे कि खान साहब और उनके तमाम PTI के जो रहनुमा थे उनकी हालत इस वक्त कैसी है, क्योंकि जो रिसेंटली जो एक इंसिडेंट हुआ उस सब के बाद बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, एक शख्स वहाँ पर जहाँ बाग भी हुआ। तो आज उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो खान साहब की जो है हेल्थ के बारे में अपडेट आ चुकी है और खान साहब इस वक्त खतरे से बाहर हैं और वो इस वक्त ठीक हालत में मौजूद है और उनका एक पैगाम भी सामने आ चुका है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान खान साहब पर लॉन्ग मार्च के दौरान कातिलाना हमला किया गया और फायरिंग के जो वो एक सिचुएशन थी उसकी वजह से इमरान खान साहब के पैर में 2 गोलियां लगी हैं और उनको शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया था। और कल के मुताबिक, कल की रिपोर्ट्स के मुताबिक जी इमरान खान साहब का ऑपरेशन कर दिया गया है और गोलियों को भी निकाल दिया गया है। तमाम तर जो है ज़र्रात जो थे उनको भी निकाल दिया गया है और डॉक्टर्स की तरफ से यही स्टेटमेंट सामने आई है कि इमरान खान साहब का मुकम्मल मुआयना करना और उनकी टांग के मुकम्मल तरीके से जो है उसको चेक करना जो था वो बहुत ज़रूरी था। तो अब जो है डॉक्टर्स भी सेटिस्फाई हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। उसी के साथ साथ फैसल जावेद की स्टेटमेंट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत हौसले वाले शख्स हैं और हम जानते हैं कि इमरान खान साहब कुछ भी हो जाए आखिरी सांस तक पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। इस तरह की स्टेटमेंट भी फैसल जावेद की तरफ से जो है, जो कि इमरान खान साहब से उनके ऑपरेशन के बाद जो है मिलकर आए हैं और उनकी मुलाकात के बाद उनकी स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि काफ़ी सेहतियाब जो है बहुत जल्दी उनकी सेहतियाबी की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, खान साहब का जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ, उनको फायरिंग से उनकी टांग जख्मी हुई, उनके अरकान जो आसपास मौजूद थे वो भी इसका शिकार हुए हैं और फौरी तौर पर उनको करीबी अस्पताल में तिबी इमदाद के लिए ले जाया गया था और वहाँ से फ़ौरन बाद उन्होंने लाहौर शौकत खानम आने का फ़ैसला किया था और वहाँ पे ज़ेर इलाज रहे। वहाँ पे उनको ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन के दौरान शौकत खानम ज़राए का ये बताना है कि वहाँ पे खान साहब की जो टांग में जो भी मटेरियल्स थे, जो भी ज़राए थे, जो कि उनकी गोली या बुलेट्स के लिए जो भी चीज़ें थी वो खैर वो सब मटेरियल बाहर निकाल लिया गया है, उनकी टांग को क्लियर कर दिया गया है। अब उनकी टांग सेफ है, उनकी कोई हड्डी को नुकसान नहीं पहुँचा। अब तक की अपडेट के मुताबिक शौकत
शौकत खानों में ये रिपोर्ट सामने आई है और खान साहब इस वक्त रेस्ट करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं अपने शौकत खानों में। और इस वक्त जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए मज़ीद बहुत से लोग उनकी ताज़ियत के लिए, जिनमें वज़ीर आला पंजाब और ऐसे तमाम PTI के अरकान और बहुत से लोग वहाँ पे उनकी ताज़ियत के लिए और हाल चाल के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कल के दिन हमारी क्रॉसपोंडेंट शहर से भी मुलाकात हुई, इब्रारुल हक भी हमें वहाँ पर नजर आए, स्पॉट किए गए शौकत खानम में। और इसी तरह से बहुत से इंपॉर्टेंट PTI से रिलेटेड जो पर्सनालिटीज थी वो भी शौकत खानम में इमरान खान साहब की तीमारदारी के लिए आए और उनको जो है अच्छी दुआओं से भी जो है कहा गया कि अलकाब से भी नवाजा गया और ये कहा गया कि अल्लाह जो है उनको जल्द सेहतयाब करे और वो फिर से जो है हमें फॉर्म में नजर आए। इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो 22 साल, इनफैक्ट अब तो 26 साल हो गए इमरान खान साहब की हुकूमत को नहीं, सियासत को हम कह सकते हैं। तो इमरान खान साहब की सियासत को 26 साल हो चुके हैं और उन 26 साल सियासत के अंदर देखा यह गया है कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक जोशीले लीडर पाए गए हैं और उनका जोश, उनका जज्बा ही उनको अवाम के अंदर, लोगों के अंदर जो है बहुत मकबूल करता है। तो इमरान खान साहब का सेहतयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ना वो एक तड़का है इमरान खान साहब, तो जो हमारे बाकी के सियासतदान हैं उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरा भी साबित होते नज़र आते हैं। तो खैर इमरान खान, हम भी दुआ गो है कि इमरान खान साहब जल्द अज जल्द सेहतयाब हों और फॉर्म में नजर आए। बिल्कुल, एक्चुअली हम बात कर रहे थे इसके अलावा उस मुल्जिम नवीद के बारे में जिसने एक्चुअली फायरिंग की थी, जो पकड़ा गया था। आई वाज रीडिंग एंड इट वाज टेलिंग कि जो नवीद है मुल्जिम जिस पर इल्जाम है कि वो फायरिंग में मुलव्विस था, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो नशे का भी आदी है। तो वाकई में दिस इज समथिंग एक्चुअली कितनी ड्रेसिक बात है ना कि कोई भी इंसान उठ के आके कितने बड़े लीडर को जो आके टारगेट कर लेता है पाकिस्तान में, मतलब लाइक वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। तो ये भी चीज है, एक क्या बचकाना बात है कि अगर आप नशा करते हैं, नशे लाखों लोग कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये कोई जो है जवाब नहीं है कि एक गन लेकर आप जो है एक इतने बड़े लीडर को आके उनको फायर कर देना और इतने बड़े हजूम में फायरिंग कर देना। और आप फिर पूरा प्री प्लान होता है, सब भी दे रहे हैं कि अजान हो रही थी और ये सारी चीजें भी। तो अवाम को चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रेज करे और आपको तनकीद का भी हक है। आपको किसने रोका है कि आप तनकीद ना करें? तो एक्चुअली तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तनकीद करते हैं और तनकीद को अपने सर पर सवार करके ऐसे एक्शंस कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें कर लेते हैं कि हम लोग वो एक्चुअली बहुत ही गलत इमेज क्रिएट करते हैं। इंटरनेशनली आप जानते हैं कि पाकिस्तान को जो है ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से जो है हम लोग एक अच्छी पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं, उसके बाद जब इस तरह की न्यूज़ सामने आएगी तो बहुत बहुत बुरी सिचुएशन। एक्चुअली वो नवीद की जो मोहल्लेदार थे, जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो भी ये बता रहे थे कि वो ऐसा है नहीं एक्चुअली, लेकिन वो ऐसा वो कर किया है। तो खैर इसकी इन्वेस्टिगेशन मज़ीद करनी चाहिए कि ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि ये कोई जवाब नहीं है कि मजहबी टच दे देना उसको कि इस वजह से उसने अजान हो रही थी तो उसने फायर कर दिया, तो ये कोई जवाब बनता नहीं है। उसकी बेगम की तरफ से बयान आया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है। एक इतने बड़े क्राउड को जो है आपने जो है उसको विक्टिम किया, वहाँ पे एक शख्स जहाँ बाग हो चुका था और पता नहीं क्या क्या हो सकता था वहाँ पर। तो खैर इस सब करने में उनका जो भी उन्होंने खैर किया, इसकी मजीद तशवीश होनी चाहिए कि एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक छोटी मोटी बात नहीं है, इट्स अ मेजर इशू। ऐसे ही है। और उसी के साथ साथ यहाँ से आई वुड लाइक टू ऐड इन दैट कि इमरान खान साहब की अगर हम 4 साल हुकूमत की बात करें, लाइक 3.5 ईयर, तो उसके अंदर इमरान खान साहब ने हमें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल मीडिया पर, इंटरनेशनल लेवल पर हम पाकिस्तान की बात होना शुरू हुई है। और हम लोग अगर रिसेंटली FATF की बात करें तो इवन तमाम तर सियासी पार्टीज ये मानती हैं और ये एडमिट करती हैं कि अगर FATF से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से हटा है, रेड लिस्ट से निकाला गया है, तो इसमें इमरान खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये चीज़ है। कल तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो एहतजाज करने वाले लोग, ये तमाम तर लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ वो जो नवीद था जिसने फायरिंग की वो ही सिर्फ इतना जज्बाती था। कल लोगों ने जो तबाही की ये एहतजाज की सिचुएशन में अगर हम देखें, रोड्स कम्प्लीटली ब्लॉक हो गए थे। असल में ना मैं आपको इंटरेस्टिंग सा एक कल का वाक़या बताती हूँ। कल ना हमारा एक लेक्चर फ्री था, वो होता है फ्रॉम 2:30 to 4 में फ्री थी। मतलब वो एक टीचर थे, वो छुट्टी कर ली उन्होंने। तो ये बड़ा अच्छा मज़ेदार सी चीज़ होती है, जब टीचर छुट्टी कर लेना बड़ा मज़ा आता है। तो हम लोग वी वर फ्रेंड्स, तो हमने सोचा कि चलो ना हम लोग ना, तो हमें यहाँ पर ना जलाल सेंस में प्रमोशन होगी, हाँ अच्छा,
यहाँ पर एक कैफे है जो कि कैनाल रोड पे है ना, तो वहाँ हम लोगों ने कहा कि वो हमें बड़ा पसंद है, तो हमने कहा कि चलो यार वहाँ से आके कॉफी पी कर आते हैं। तो हम लोग इसी रोड पे आ रहे थे और वो कम्प्लीटली ब्लॉक। हम लोगों ने कहा अच्छा मेट्रो से चलते हैं, वो इधर से हम लोग, वो एक रास्ता है मुल्तान रोड से इधर को आने का, तो हम लोगों ने हर रास्ता जो है आजमा के देखा, लेकिन हमें वो जगह नहीं मिली, मतलब लाइक वी कुडंट गो देयर। तो हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, फिर हमने कहा यार टाइम हो गया फाइनली, तो लेट्स जस्ट गो बैक, वापस का रास्ता एक था, और वापस जाते हुए भी ना हम लोग दरम्यान में फंस गए थे असल में, ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे। तो बड़ी मुश्किल से 4 बजे जो है ना हम लोगों ने क्लास के वक्त यूनिवर्सिटी पहुंचे। तो ये एक सिचुएशन हमारे साथ बड़ी ही वियर्ड सिचुएशन, मतलब हम लोग बैठे हुए थे दरमियान में, कोई रश नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब हम लोग व्हेन वी वर ऑन आवर वे बैक होम हम लोग यही सोच रहे थे कि यार अच्छा ही था कि हम लोग यूनिवर्सिटी में ही कुछ खा लेते, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोगों को स्ट्रेस हुआ ना कि दरमियान में हम लोग फिर फंस गए, फिर वापस जाते हुए इतना इशू हुआ। तो ये चीज तो काफी प्रोटेस्ट ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पाकिस्तान के कई शहरों में ही हुआ था, जहाँ पे लोग जिस शहर में की सूरत में जो है ये प्रोटेस्ट किया गया है। लोग रैलियां निकाल के जो अपने घरों से निकले हैं और प्रोटेस्ट किया। एक्चुअली प्रोटेस्ट की वजह से बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचता है और पहुंचा है। रिसेंटली बहुत सी, जैसे आमना बता रही थी कि एम्बुलेंसेस को बहुत नुकसान पहुंचा, जो कि रश के अंदर फंसी थी, जो हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी, उनको बहुत इशू हुआ। जिन्होंने स्कूल जाना था, जिन्होंने ऑफिस जाना था, मेजर इशूज उन लोगों के होते हैं जो रश में। जाहिर बात है, पहले तो हमारे शहर इतने पोल्यूटेड हैं और रश के अंदर रुकना, जहाँ ट्रैफिक के अंदर, धुएं के अंदर, ये और हमारे लिए नुकसानदेह होता है। और इसके अलावा जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा होता है, जहाँ पे टायर चलाए जाते हैं, वहाँ पे तो और धुआं होता है और वो और हमें अफेक्ट करता है, एंड दैट कॉजेस पोल्यूशन। और मैं यही बात कल अपने फ्रेंड से भी बोल रही थी, हम मेरे कॉलेज के दोस्त मेरे साथ थे, यूनिवर्सिटी के दोस्तों, हम लोग यही बोल रहे थे कि यार अगर मतलब मैं, बिकॉज मुझे तो बहुत ज्यादा एलर्जी है इस तरह की, कोई भी स्मेल आ जाए मुझे, तो मैं तो मरने वाली हो जाती हूँ बिल्कुल ही। तो वो पोलन एनर्जी हो जाती है उसी वक्त ही। और उस वक्त अगर हम उसी के दरमियान में ये देखें कि फॉग वाली सिचुएशन चल रही है, स्मोक वाला एक हमारे पास सिनेरियो चल रहा है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज, बड़ी वियर्ड चीज हो जाती है। आप खुद देखें कि हम लोग जब जा रहे होते हैं तो इट्स लाइक बिल्कुल पॉल्यूटेड एरिया है और आपको हेल्थ हैजर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं उसकी वजह से, और बहुत सारी सिचुएशन। और उसके साथ साथ जब इस तरह का एहतजाज हो रहा होता है ना, लोग जो वहां पर फंस चुके होते हैं, वो उनमें इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। कल मैं ड्राइव कर रही थी तो एक और इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन आपको बताती हूँ कि मैं जा रही थी तो वो थोड़ी सी ना एक और साइड से गाड़ी आ रही थी, तो वो बिल्कुल टच होने वाली गाड़ी, उसने जोर से मेरी गाड़ी को मारा, थप्पड़ मारा, और आई वाज लाइक मैं डर गई। एक्चुअली मैंने चीख मारी, मैंने कहा यार ये इतनी फ्रस्ट्रेशन लोगों के चेहरे पे नजर आ रही होती कि यार ये इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, 2-2 घंटे तो वो एक ही जगह पर खड़े हो, गाड़ी चल रही है, तो वो बड़ा वाकई में एक बहुत अजीब सा सिनेरियो क्रिएट होता है। जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रही है, छोटी मोटी रैली भी हो ना, अगर ग्रुप की सूरत में खड़े हैं और उनसे हम रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि आप जो है कर्ली हमें रास्ता देते हैं, हमें यहाँ से गुजरना है, तो हमें इमरजेंसी है। अगर हम रिक्वेस्ट भी करते हैं तो वो और गुस्से में और एग्रेसिव होकर हमारी तरफ आते हैं। वो एक्चुअली हमें फिर जो है अपना बचाव करने के लिए उनसे सॉरी कह के चुप कर जाना पड़ता है, क्योंकि रश बहुत होता है, उनका ग्रुप बहुत बड़ा होता है और उनके हाथ में लाठियां, आग, ये सब देखते हुए हमको खुद चुप कर जाना चाहिए होता है। लेकिन एक गलत चीज है, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी है उसको समझना चाहिए। कहूंगी कि हम लोग ये तो ठीक नहीं कर सकते कि एहतजाज को रोक दे, ये सब कुछ तो नहीं हो सकता है, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको कोई न्यूज मिल जाए कि एहतजाज होने वाला है, तो आप गुरेज किया करें कि आप बाहर ना निकले, स्पेशली फैमिलीज के साथ बाहर ना निकले, बाहर ना जाएं, क्योंकि सिचुएशन जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है उस टाइम पर। फिर फ्रस्ट्रेट आपने खुद तो होना ही होता है, साथ में फैमिली भी हो जाती है, तो बेहतर है कि आप लोग घर पर रेस्ट किया करें उस टाइम पे। बिल्कुल। इसके अलावा जो सिचुएशन है हमारे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च के हवाले से, इस वक्त जो है बड़ी लर्ज़ाखेज़ सूरत हाल जो है उसके इम्कानात नजर आ रहे हैं, क्योंकि खान साहब दोबारा आने वाले हैं अपने सेहतयाबी के बाद। उनके जो अरकान हैं, जिनमें फैसल जावेद और उनके टिकट होल्डर अहमद चट्टा साहब ने ये भी वो भी सेहतयाब हो चुके हैं। एहतजाज जो है वो जारी रहेगा और ये कब तक रह सकता है, वी हैव नो आइडिया। और उसी के साथ साथ यासे एक और इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम लोग एहतजाज की ही बात कर ले, तो पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान जब ये ऑब्जर्व किया जाता है, इवन कि रूरल एरियाज के अंदर भी लोग जो है वो ग्रुप की शक्ल में आ जाते हैं, तो आप लोगों से मैं वाकई में ये कहूँगी कि प्लीज़ एक तो इन सब चीज़ों का हिस्सा मत बने, क्योंकि आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है। और उसी के साथ साथ जो है अपनी जो है फैमिली का और अपनी जो अगर इफ यू आर ड्राइविंग अ कार तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और एहतियात करें, इस तरह की रश की जगहों पर मत ही जाएं तो बेहतर है। बिल्कुल। इट्स अ मैसेज कि आपको खुद समझदार हैं कि आपको प्रोटेस्ट किस तरह से ज्वाइन करने हैं। अगर आप जा रहे हैं, अपने एक जमहूरी हक है आपके पास एहतजाज करने का, अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आप पुरअमन तरीके से एहतजाज कर सकते हैं। आप पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। रास्ते बंद करना, सड़क
के तोड़ फोड़ का निशाना बनाना, उसके बाद टायर जला लेना और दूसरों की ट्रैफिक को नुकसान पहुंचाना, इससे कोई नुकसान नहीं। कल को कोई और प्रोटेस्ट कर सकता है और आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह से ये 75 साल से पाकिस्तान चलता आ रहा है और इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो इश्तियाल अंगेजी वाले जो एहतजाज है वो कभी कामयाब नहीं होते। और आप एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि मुतालबात हो सके। अगर हम लोग कल के एहतजाज की बात करें या इस तरह के एहतजाज की बात करें, तो ये लोग अपना एहतजाज तभी शुरू करते हैं जब ऑफिस में छुट्टी होने वाली होती है। लाइक 4 बजे से पहले एहतजाज शुरू हो गया था और 5 बजे जो है आमतौर पे ऑफिस में छुट्टी होती है, तो वो लोग जो 9 to 5 जॉब करके बाहर निकलते हैं और सामने जो है उनको ट्रैफिक मिलती है और उनको 4-4, 5-5 घंटे उस ट्रैफिक के अंदर फंस के जो है थोड़ा थोड़ा करके निकलना पड़ता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो वाकई में ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है हमारी आवाम के अंदर, हमारे लोगों के अंदर। इंसान के पूरे 24 घंटे हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं। अगर उसने पूरे 24 घंटे अरेंज किए हुए हैं, प्रोडक्टिव बनाए हुए हैं कि मेरे दिन में ये काम करने हैं और वो नहीं कर पाता एक रश की वजह से। एक्चुअली हम तो एक दिन बात करते कि हमें सिग्नल में 6 माह लग जाते हैं पूरी जिंदगी के, और यहाँ पे जो है इतनी देर रुकना पड़ता है। और ये प्रोटेस्ट पता नहीं काफी टाइम से चलते आ रहे हैं और जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो स्पेशली जो सबसे बड़े शहर है पाकिस्तान में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सबसे पहले तो वही बंद होते हैं और उनकी मेन शाहराहें और जहां से जो आप बता रही थी कि चोर रास्ते होते हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है कि वहां से भी कोई ना जा सके। उनको बंद नहीं किया जाता, वो खुद बंद हो जाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है, वो हर जगह पर फैल जाती है। तो वो इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो जाती है कि वहां पर भी बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। लाहौर की ट्रैफिक इतनी बड़ी है, कहां से जाए, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, बड़ी सड़कें हैं जहां से ट्रैफिक भरी होती है। अब वो गलियों में से, छोटी छोटी सोसाइटीज में से निकल के किसी और रोड की तरफ जाएगी तो जाहिर बात है ये इफेक्ट तो होगा। तो हमें खुद भी अपना ख्याल रखना है और दूसरों का भी, क्योंकि किसी के कहने पर हम घरों से निकल आए और प्रोटेस्ट करने लग जाए। हमें खुद सोचना चाहिए कि हमने अपने पाकिस्तान को किस तरह से संवारना है। Because we all know, और हमने बहुत दफा ये बात सुनी भी होगी कि टाइम इज मनी एंड मनी इज अ बिग पावर। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू ऐड के हम लोग खुद जानते हैं कि अभी मुल्क की सिचुएशन जिस तरफ को जा रही है और एहतजाज चल रहा है, लॉन्ग मार्च भी चल रहा है, फिर इमरान खान साहब पर हमला हो गया और ये सारी सिचुएशन चल रही है, तनकीद, चपकलिश, हर चीज हमें नजर आ रही है इस वक्त सियासत में। तो आप लोग अपने टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, प्रोडक्टिव बने और कुछ प्रोडक्टिव करना शुरू करें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग देख लिए जो बिल्कुल प्रोडक्टिव काम करते हुए नजर नहीं आते। तो आप बी समवन जो कि वाकई में प्रोडक्टिवली टाइम को यूज करें। तो अपने टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखें क्योंकि टाइम जो है वो वाकई में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अब आपके पास टाइम है, आपने सोचना है कि आपने इस मुल्क के लिए क्या करना है, क्योंकि आप सिचुएशन काफी चेंज हो सकती है। खान साहब इस वक्त सेहतयाब हो चुके हैं, दोबारा लॉन्ग मार्च की तरफ आएंगे, उनके अरकान भी सेहतयाब हो चुके हैं, अवाम भी इस वक्त तैयार है और इस वक्त 2 अमवात हो चुकी हैं। सबसे बड़ी अमवात जो हमारी सहाफ़ी सदर की हुई, उसके बाद कल एक और परसों मुआज़म गोंदल की भी अमवात हो चुकी हैं। तो ये भी सिचुएशन देखकर आप ये सब जो ज्वाइन करें और उसके मुताबिक अपना एहतजाज जारी रखें, क्योंकि आप लोगों ने चलाना है इस मुल्क को, आप लोग इस मुल्क के फ्यूचर हैं, आप नौजवान उनके साथ मौजूद हैं। तो आप पुरअमन तरीके से एहतजाज को लेकर चलें, अगर करना भी, कोई आपका जमहूरी हक है, कोई रोक नहीं सकता, अगर करना है तो आप इसको तरीके से लेकर चलें ताकि किसी का कोई नुकसान ना आ सके। क्योंकि टाइम बहुत बड़ी जारी बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम अगर अब सारा आप यहाँ वेस्ट कर देते हैं, अगर इस टाइम के अंदर वो काम नहीं कर सकते जो कि आप पाकिस्तान को सर्व कर सके, पाकिस्तान के लिए जरूरी हो, तो आई थिंक सो प्रोटेस्ट करने को कोई फायदा नहीं है। यस, ट्रू। और उसी के साथ साथ मैं ये भी इसको कंक्लूड करना चाहूंगी कि हम लोग सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि चेयरमैन पीटीआई और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो और उनकी सेहतयाबी जो है वो एक अच्छी खबर बनकर हमारे सामने आए कि एहतजाज खत्म हो रहा है, सिचुएशन इज गोइंग टू नॉर्मल, इस तरह की चीजें आए तो फिर बेहतर है। तो यही चीज हम लोग कहेंगे। और इसी के साथ साथ प्लीज ये जो एहतजाज करने वाले लोग ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं, प्लीज मत किया करें, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है। आई थिंक सो हमने बहुत सारा टाइम यहाँ पे ले लिया है, तो हमने बहुत सारे टाइम की तरफ जाना कर दिया है हमने। तो हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा एक ऐसी कंपनी के बारे में कि हम लोग अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बड़े बड़े टीवीज बनाती जा रही हैं, मतलब लाइक लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोगों के टीवी लॉन्च के हिसाब से जो है उस साइज का टीवी जो है हम लोगों को रिक्वायर होता है और उसी साइज के, लेकिन बहुत बड़े साइज के जो है एलईडीज हम लोगों को नजर आती है, टीवीज हमें नजर आते हैं। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसने सबसे छोटे साइज के 2 टीवीज जो है वो मुतारिफ करवाए हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं जी, और उनके अंदर जो है तमाम तर इनोवेटिव जो चीज़ें हैं, यूएसबी पोर्टल और हर चीज़ इस तरह की जो भी एक एडवांस टीवी में होनी चाहिए वो सबकी सब चीज़ें। बिल्कुल, दुनिया का सबसे छोटा तरीन टीवी जो है डाक की टिकट के साइज का टीवी है और इसको अपने हाथ में आप अपने पॉकेट में ले जाकर इट इज इजी टू कैरी, अभी पोर्टेबल है, आप कहीं भी इसको
लेकर जा सकते हैं और इसको चला सकते हैं और इसके अंदर यूएसबी लगाकर केबल लगाकर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। yes, और आप यू कैन ऑल्सो चार्ज इट और आप अपने फोन की तरह उसको साथ भी रख सकते हैं। और वन चार्ज पे ये जो टीवी है ये आपको 1 आवर की स्क्रीन टाइम देगा। 1 घंटा जो है आप उसको देख सकते हैं, टीवी को जो है आप एंजॉय कर सकते हैं, ड्रामा देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो ये चीज एक पोर्टेबल टीवी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एंड और उसमें से एक टीवी का तो मैं देख रही थी यहाँ से, इसकी जो स्क्रीन है वो इज जस्ट 0.6 to 0.4 यू नो, तो ये तो बहुत ही छोटी सी स्क्रीन होगी, बिल्कुल छोटा सा टीवी है। तो 2 टीवी जो है दुनिया में अगर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे, सबसे छोटे टीवी हैं दुनिया के 2 टीवी जो कि इन्होंने अनाउंस किए, इन्वेंट किए हैं। अब ये मार्केट में भी आ जाएंगे अगर ये कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली कामयाब हो चुके हैं। इसको चलाया गया, इसको एक्सपेरिमेंट कर लिया गया है और ये बड़ा स्मूथ चल रहा है और ये मार्केट में अवेलेबल होगा। यूएसबी पोर्टल्स है, आप इसके अंदर यूएसबी भी ऐड कर सकते हो, यूएसबी को भी यूएसबी डिस्प्ले भी हो सकता है। और उसी के साथ साथ एक जो दूसरा टीवी है उसकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो है 1 इंच की, और जो सेकंड उनका आर्टिकल है टीवी से रिलेटेड उसकी 0.6/4 इंच की जो डिस्प्ले स्क्रीन है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मतलब कैसा लगेगा कि छोटा सा टीवी यहाँ से अगर मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, वुड यू लाइक टू हैव इट? अच्छा, मुझे एक्चुअली इस तरह की चीजें बड़ी पसंद होती है, थोड़ी यूनिक सी हो ना, और वो भी अगर हो क्या नाम है टेक्निकल चीजें हो, थोड़ी सी यूनिक सी हो, कुछ डिवाइसेस हो, तो मैं उसको फौरन से बाय कर लेता हूँ। जैसे भी करना पड़े मैं ले लेता हूँ उसको, क्योंकि इससे पहले भी मैंने देखा था छोटा सा मोबाइल आया था मार्केट में, लाइक इतने साइज का था, वो भी जैसे टीवी का साइज है 1 इंच का होगा आई थिंक सो, तो मैंने उसको फौरन से खरीदा और वो काफी अच्छा चला। लेकिन वो खैर किसी दोस्त ने मुझसे ले लिया था। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहूंगी, रिसेंटली बहुत ज्यादा बात भी हुई थी कि छोटे छोटे फोन्स आ गए थे मार्केट के अंदर ना, वो बड़े क्यूट लगते थे, हाथ में पकड़े होते थे नजर भी नहीं आते थे, तो वो बड़े अच्छे लगते थे छोटे छोटे फोन। मेरी शायद हमारे घर में मेड थी, उसके पास था वो फोन ना, और वो बहुत ही इकोनॉमिकल थे, मतलब 2000 में 1500 में वो फोन मिल जाता होता था, ऐसे ही था ना। बिल्कुल, एक्चुअली इनकी प्राइस इतनी हो सकती है कि इससे ज्यादा हो नहीं सकती अगर यूनिक चीज है, क्योंकि और एक उसका वेट बहुत कम था, मतलब हाथ में पकड़ा होता था तो वो कैरी करते हुए पता ही नहीं लगता था कि मतलब फोन पकड़ा है। लेकिन जाहिर बात जब डिमांड बढ़ती है तब इसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। डिमांड अगर इसकी बढ़ गई टीवी को, जाहिर बात है इसके प्राइस भी बढ़ेंगे, क्योंकि छोटे मोबाइल है, लोग इसलिए ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि एक्चुअली सबको मोबाइल जरूरत होती है, अगर जरूरत उसकी पूरी नहीं हो रही है उसमें तमाम चीजों की, तो वो उसको नहीं खरीदते। हम तो खरीदने लगे शौक के लिए कि भाई यूनिक चीजें हमें खरीदनी चाहिए ताकि हम भी अपने पास रखें, अच्छा लगता है चीजें लेकर उसको कलेक्ट करना, तो फिर हम इसलिए चीज खरीद लेते हैं। लेकिन अगर जब तक उसकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, जो कि आम इंसान को जरूरत है, तब तक उसकी मार्केट नहीं पड़ेगी, वो चीज फिर एक्सपेंसिव नहीं होगी, वो आपको इकोनॉमी रेट पे आराम से मिल सकती है। मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर फॉर एग्जांपल ये टीवी इंट्रोड्यूस भी हो जाता है, तो अगर आपको पसंद आता है और यू थिंक यू शुड हैव इट, तो आप इसको लाजमी ले, लेकिन फिजूल खर्ची प्लीज मत किया करें। एक और चीज, अगर आपने ये टीवी खरीदने हैं तो आपको इसके साथ साथ $10 का जो है एक खर्चा साइड पे रखना है, क्योंकि इसके रिमोट के लिए आपको रिमोट के लिए $10 है। आप रिमोट नहीं खरीद सकते, जाहिर बात है रिमोट एक अलग चीज है, उसके आपको $10 अलग से देने पड़ेंगे, तब आप चला सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जो रिमोट इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो उसको यूज करने के लिए ऑब्वियसली रिमोट बड़ा जरूरी है, लेकिन वो जितना छोटा टीवी है ना आप हाथ से भी ऑपरेट कर लेंगे, उसके अंदर बटन्स भी हैं, रोटेटिंग बटन है, बहुत सारे बटन उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन अगर आप एक रिमोट भी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल आपने अलग से जो है ना $10 साइड पे कर लेने हैं, क्योंकि वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। मैं सोच रहा था रिमोट की जब बात आई है तो हम $10 यहाँ से बचा सकते हैं, क्योंकि छोटा सा टीवी है, कितना दूर रखेंगे कि उसको हम देखने के लिए करेंगे। हमारी आंख के साइज का टीवी है तो करीब से रख के उसको हम बटन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो आई थिंक सो $10 भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद है नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी मार्केट में आएगा, देन हम देखेंगे कि टीवी में देखा जा सकता है कि किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं है। लेकिन यासर आई वाज आस्किंग दैट कि मतलब हाउ वुड इट लुक के मतलब लोगों के पास छोटे छोटे टीवीज होंगे, और आपको क्या लगता है इसकी मार्केट, ऑब्वियसली जब भी कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर आता है तो उसके अंदर वी ऑलवेज थिंक अबाउट के इसका जो है मार्केट की एक्सेप्टेंस कितनी होगी ना, एक्सेप्टेंस इसकी कम होगी, क्योंकि मेरा मुताबिक क्यों इस तरह की चीजें मार्केट में निकलती हैं, आती हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक डिवाइस के अंदर वो चीजें नहीं मिलेंगी जो हमें एक्चुअली ओवरऑल जरूरत है। अब टीवी है, अगर सिर्फ 1 मैन के लिए तो आई थिंक सो वो नहीं लेगा उसको। हमें अगर मेरे ख्याल में ना हर चीज को जो है मोबाइल में पता क्या चीज है, लाइक मैं इसको, हमारा टीवी हमारा फोन है, हमारा लैपटॉप हमारा फोन है, हमारी वो कहते हैं ना डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारा फोन है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे फोन के अंदर। जो मोबाइल होता है, वॉच भी फोन के अंदर है, जो मोबाइल होता है वो आप देख सकती हैं कि उसकी स्क्रीन एक बड़ी होती है। अब वॉच की मिसाल आपने मुझे दी है, लेकिन वॉच के अंदर वो तमाम चीजें ऑपरेट नहीं हो सकती जो मोबाइल में होती हैं। अगर टीवी के अंदर एक्चुअली हम फॉर एग्जांपल हमने न्यूज देखनी है, अगर हम न्यूज देखेंगे तो हमें वो टिकर नजर नहीं आएंगे उसके अंदर, तो छोटे छोटे वर्ड होंगे, वो हमें हमारी आंखों के लिए मसला होगा, हम उसको नहीं देख पाएंगे। एक शौक है, यूनिक चीज है, तो उसको हम खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे आपने बात की कि मार्केट की एक्सेप्टेंस है, मेरे मुताबिक तो कम होगी।
खैर ये तो तभी पता चलेगा जब मेरे ख्याल में कि एक्चुअल में मार्केट में इंट्रोड्यूस होगी और लोग इसको कितना पसंद करेंगे। ये मार्केट में इंट्रोड्यूस होने के बाद अक्सर ये भी होता है कि हम लोगों को लगता है कि जी ये वाली जो चीज़ है ना ये मार्केट में इंट्रोड्यूस होगी तो इट वॉन्ट वर्क, ये मार्केट नहीं देगी, लेकिन जब वो आती है तो ब्लॉकबस्टर चीज होती है, लेकिन तो चार्ट जो है वो फट जाते हैं सारे। लेकिन खैर यहाँ पे मुझे याद आया कि जो पुराने दौर के टीवी हुआ करते थे जो बड़े बड़े साइज के और इतने पायदार, जो कि आज से 70-70 साल पुराने टीवी भी थे, लेकिन अब भी वो चलते हैं, उसको चलाएंगे तो वो चलेंगे, इतने भारी टीवी। और मेरे घर में अब तक एक टीवी पड़ा हुआ है जो मेरे पास पड़ा है। पुराने घरों में ये होता था कि वो टीवी ट्रॉलीज बहुत खूबसूरत बनाई जाती थी, उसके अंदर डेकोरेशन पीसेस भी रखे जाते थे, इतना टीवी महंगा नहीं होता था, प्रॉपर मतलब एक फर्नीचर के अंदर टीवी ट्रॉली ऐड हो गई थी। और लोग इतना उस पे इन्वेस्ट करते थे कि टीवी इतना महंगा नहीं है, उसकी ट्रॉली में इतनी महंगी हुआ करती थी। एग्जैक्टली, तो टीवी ट्रॉलीज बनाई जाती, प्रॉपर एक घर के वो एक कोना सेट किया जाता था कि यहाँ पर जो है ना इसको रखा जाएगा, और वो बड़ी खूबसूरत डिजाइनिंग वाली टीवी ट्रॉलीज बड़े शश के पूरे किए जाते थे उसके लिए। बड़े रिमोट भी लेना है। और मजेदार सी बात ये यासिर कि मैं उसी से रिलेटेड आपको एक बात बताती हूँ। बचपन में ना छोटी होती थी तो आई वाज वाचिंग द टीवी, तो टीवी के बिल्कुल साइड बैक पे ना एक विंडो थी, और उस विंडो से ना रोशनी आ रही थी, मुझे बड़ी इरिटेट कर रही थी, यार ये रोशनी आखिर क्यों आ रही है। तो मैंने क्या किया कि अब मुझे कंप्लीट में बहुत छोटी थी तो आई कंप्लीटली फॉरगॉट कि उसके नीचे ना वो भी होते हैं, टायर्स लगे होते हैं। मैं अब उस टीवी ट्रॉली के ऊपर चढ़ी और मैं पर्दा सेट कर रही थी, कर्टन सेट कर रही थी कि रोशनी ना आए, और मैं वो पर्दा सेट करते करते वो टीवी ट्रॉली के जो टायर्स थे वो चले हैं, वो पीछे को हुई है और मैं नीचे गिरी हूँ, मेरे ऊपर टीवी गिर गया। ओह माय गॉड, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग। तो टीवी बच गया? हाँ, टीवी बच गया? नहीं, टीवी थोड़ा सा टूट गया था पर रिपेयर हो गया था। अच्छा, एक और चीज बड़ी मजे की है, हमारी जो नई चीजें आ रही है ना उसके अंदर रिपेयरिंग कैपेसिटी बड़ी कम है। और अगर हम लोग अपने पुरानी चीजों को कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़े पायदार होती थी यार वो चीजें। पायदार होते हैं, और एक्चुअली जो चीज इवन कि हमारे घर में जो पुराना टीवी था वो स्टिल इट कैन वर्क, मतलब हम लोग चलाते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग उसको चलाए तो वो चलेगा और अच्छा चलेगा। एक्चुअली हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि वो ज्यादा प्लेस जो है वो कंटेन ना करे, इसलिए हमने साइड पे उसे रख दिया, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। लेकिन उनकी जो पायदारी है वो अब भी अगर हम चलाएं तो वो चल सकता है। लेकिन जो आजकल की LCDs हैं, LED हैं, लेकिन वो हमें उस तरह की फैसिलिटी नहीं दे रही, क्योंकि उनकी एक लिमिट बन चुकी है कि इसने चलना है तो 8 से 10 साल मैक्सिमम चल जाएगी, उसके बाद कोई ना कोई खराबी आती रहेगी। और एक वक्त वो आएगा कि इसके तमाम पार्ट्स जो हैं, इसके पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं वो इतने खराब हो चुके होते हैं, फिर हमें रिप्लेस करना पड़ता है। एक्चुअली मसला ये कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे इतनी बढ़ती जा रही है, हम उसको रिप्लेस करना मजबूरी बन जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, और वाकई में हम लोगों को जो है, और एंड हमारे अगर हम लोग ह्यूमन नेचर की बात करें तो हमारी ह्यूमन नेचर जो है टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी ज्यादा एक्सेप्टेड हो गई है कि वी आर मोर एंड मोर कंसर्न्ड अबाउट कि नई क्या चीज आ रही है। टेक्नोलॉजी के अंदर जो सबसे अपडेटेड चीज है हमें चाहिए होते, हम लोगों को हमारी वी टेंड के हम लोगों को वही चीज चाहिए। तो ये सारी चीजें भी इंटरेस्टिंग बड़ी हैं। मुझे चीज याद आई, जब मैं था मुल्तान में तो छोटा सा था, तो खैर मेरे बाबा को एक टीवी गिफ्ट मिला था, और वो बहुत कदीमी टीवी था। वो एक्चुअली मैं जिस स्कूल में पढ़ता था तो उस स्कूल की जो डायरेक्टर थी, तो बाबा के साथ उनका अच्छा याराना था, सब फैमिली इशू से हमारे, तो खैर उन्होंने गिफ्ट किया था। वो टीवी भी हमारा अमेरिका से आया था, तो खैर फैमिली फ्रेंड्स थे हम सब, तो इस तरह से तो खैर उसमें क्या हुआ कि जब वो टीवी आया तो हमने उसको काफ़ी साल चलाया, तो फिर मामा को पसंद नहीं है। मामा ने कहा कि नहीं जी अब तो आएगी तो LED आएगी। बाबा ने कहा नहीं, अगर टीवी पड़ा तो उसको चलाएं, वो गिफ्ट है, उसको हमने ज़ाया नहीं करना। तो फिर मामा ने क्या किया, मामा ने जो टीवी ट्रॉली, एक्चुअली ट्रॉली तो नहीं थी हमारे, उसमें दीवार में फिक्स था, उसमें एक लगा था, फर्निश किया हुआ था हमने सेट पूरा। तो मामा ने उसके पेज खोल दिए, तो जब से कोई आया किसी ने हल्का सा टच किया तो टीवी नीचे गिर गया। जब टीवी नीचे गिरा टूटा तो बेचारे बात नया आना था। तो फिर ये सबके पास जो है फिर अपडेट हो ही गया, अपडेट हुआ गया ये अपडेट। हाँ, पुराना जाएगा तो नया आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग हाउस होल्ड फैमिलीज होती है हमारी, ये आपसी बातें थी। खैर मेरे ख्याल में यासिर लेट्स जस्ट टेक अ छोटा सा ब्रेक। तो छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और तब उसके बाद हम जी, और उम्मीद करती हूँ कि आपने चाय वगैरह जो है वो अपनी पी ली होगी, तो जल्दी से आप नाश्ते की तरफ आ जाए। हम भी थोड़ा सा ब्रेक लेके आप तक वापस आते हैं, लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, आप तक वापस आएंगे बस थोड़ी देर में। देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुश आमदी। तो जैसे कि हम इंडेक्स के बाद 2 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी टाइम भी ले चुके हैं, तो उसके बाद हम टाइम ज़ाया किए बगैर अगले टॉपिक की तरफ आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक एज़ यूजुअल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आमना जान है तो जहान है। तो आज एक बार फिर सीज़न बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं कि हम लोग अब सर्दी की तरफ आ चुके हैं और मौसम जो है अब ठंडा ठंडा होना शुरू हो गया है। तो अब हमारे जो खाने की जो रूटीन्स है उनका चेंज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब हम जो है जो हमारे जो फ्रेश जूस होते हैं उनकी इंटेक काफ़ी हद तक कम कर देंगे और जो ठंडी ठंडी चीज़ें हम लोग पीते हैं वो भी काफ़ी हद तक अब कम हो जाएंगे। अब हम गर्म चीज़ों की तरफ आ जाएंगे, सूप की तरफ, कहवे की तरफ, और चाय की तरफ, कॉफ़ी की तरफ। ये सब चीज़ें अब हमारी रूटीन में जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ कपड़ों का जो है ड्रेस पैटर्न्स हमारे चेंज होना शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे चेंजेस जो है वो सर्दियाँ अपने साथ लेकर आती हैं। तो ये जो एक चेंज है उसके अंदर अपनी हेल्थ का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि सर्दियों में आम मेहमान जो हमारे घर में आते हैं वो होता है जी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, और मैं और यासिर तो उससे इफेक्ट हो चुके हैं। तो जो लोग अभी तक इफेक्ट नहीं हुए हैं बेहतर है कि वो अपना ख्याल कर लें। तो उसके लिए आज हम आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ बताने वाले हैं। आज हम आपको नहीं बताएंगे कि भाई ये वाली दवाई ले लो, ये वाली गोली खा लो, कुछ भी ऐसा नहीं है जी, बल्कि आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी सेहतमंद सूप के बारे में जिसको पीने से आप लोग इन सब तमाम जो सर्दियों से रिलेटेड बीमारियां होती है उससे बच जाएंगे। बिल्कुल, सूप जो आज अनाउंस करने वाले हैं बिल्कुल यूनिक सा सूप है, जो कि इसकी आज रेसिपी भी आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है और क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। क्योंकि ज़ाहिर पता सर्दियाँ आ रही हैं तो वो तमाम बीमारी जिनका हम विक्टिम बनते हैं, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, जो कि अब से स्टार्ट हो चुका है, तो आई थिंक सो हमें ये सूप भी लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आज सूप के बारे में आपको बताने वाले, क्योंकि ये सूप ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि हेल्दी भी है। सर्दियों में खासतौर पे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा और आपके लिए जो है और आपकी भूख को भी ख़त्म कर देगा और आपको सेहतमंद भी रखेगा। तो आज सूप के बारे में बात करना है। मज़ेदार सी बात यह है यासिर कि हम लोग अगर इसी चीज़ के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि जो चीज़ सेहतमंद होती है, जो चीज़ हमारे सेहत अफजा होती है हमारे लिए, वो यूजुअली टेस्टी नहीं होती। लेकिन आई एम गोना टेल यू दिस कि ये सेहतमंद भी है आपके लिए और आपके लिए टेस्टी भी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा ये सूप आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है, ताकि आप जो है सर्दियों को एंजॉय भी मज़ेदार तरीके से करें और उसी के साथ साथ जो है अपनी सेहत को भी जो है आप यकीनी बनाएं। तो जी जो सूप आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, खैर मुझे तो नहीं पता, लेकिन वेरी फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि गाजर और कोकोनट का जो मिक्सर जो है इस वजह से जो एक सूप तैयार किया जा रहा है। तो वेरी फर्स्ट टाइम मैं इसको देख रहा हूँ। तो इसके अलावा बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड की जाएंगी जो कि सूप को और लजीज बनाएंगी, लेकिन लजीज भी और सेहतमंद बनाए, क्योंकि गाजर का बहुत इस्तेमाल किया गया। सर्दियाँ आ रही हैं तो गाजर का जूस स्पेशली बहुत इस्तेमाल होता है, गाजर खाते बहुत हैं लोग, लेकिन अब सूप के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर बात है गाजर जो है एक बहुत यूज़ होने वाले जो है सब्जी है और गाजर हेल्थी भी है और इसके अलावा जो है इस सूप के अंदर गाजर का इस्तेमाल भी सर्दी में बहुत ज्यादा हो जाता है। हम लोग गाजर के हलवे बना रहे होते हैं और देसी घी के अंदर गाजर का हलवा बन रहा होता है और उसी के साथ साथ गाजर का जो जूस है वो हम लोग बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं। सर्दियों में स्पेशली बहुत ज्यादा गाजर जो है वो बहुत इन हो जाती है, साल में भी गाजर खानी पड़ती है, जूस मशरूब भी हमें गाजर वाला ही मिल रहा होता है और गाजर हो जाती है टोटली ना। हलवे भी हम लोग गाजर का, मतलब डिजर्ट भी गाजर से रिलेटेड होते हैं। तो अब हम किसी भी रेस्टोरेंट जाएंगे तो उनसे पूछेंगे जी मीठे में क्या है, तो वो गाजर के हलवे के अलावा भाई उनके पास तीसरी कोई चीज नहीं होती सर्दियों में। बिल्कुल, गाजर का इस्तेमाल बढ़ता जाता है। गाजर बहुत ही फायदेमंद है, गाजर हेल्दी भी बहुत ज्यादा है। अगर हम गाजर के फवाइद के बारे में बात करें तो ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए गाजर बड़ी मुफीद है और ऐसे लोग जिनका हार्ट का इशू है उनके लिए गाजर बड़ी मुफीद है। तो गाजर के इटसेल्फ बड़े फायदे हैं। एक्चुअली सर्दियों में हमें जिस चीज़ की जरूरत है, एक्चुअली विटामिन ए की जो है सब बीमारियों से बचने के लिए, वो सूप के अंदर मौजूद है। गाजर का इस्तेमाल किया जाए और गाजर के अंदर जो है कैलोरीज बहुत कम होती हैं और ये बीटा कैरोटीन का इसमें इस्तेमाल होता है, जिस वजह से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। गाजर टेस्टी भी होता है, जितना खाएं उतना हमारे लिए कम लगता है। तो गाजर का इस्तेमाल जितना हो सके ज़्यादा करें और सूप के अंदर भी इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा सूप की स्पेसिफिकली यासिर बात करने वाले हैं, उसके अंदर तमाम तर वो विटामिन और तमाम तर वो मिनरल्स मौजूद होंगे जो कि हमें चाहिए होते हैं अपनी सेहत को यकीनी बनाने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए और ये नज़ला, जुकाम, खांसी इन सबसे बचने के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा हम बात कर रहे थे आमना नारियल के बारे में कि एक्चुअली नोट अ नारियल का दूध जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर, गाजर और नारियल का दूध। नारियल की अगर हम बात करें तो नारियल इटसेल्फ एक गर्म गज़ा है और वो आप लोगों को जो है इन ठंडी ठंडी जो बीमारियां हैं उनसे बचा कर रखता है। तो ये भी
बड़ी आपके लिए एक हेल्थ से रिलेटेड एक अच्छी बात है कि आप लोग जो है अगर नारियल का इंटेक करते हैं, गाजर का इंटेक करते हैं और नारियल का दूध आपने बताया, तो ये सारी चीजें वो है जो आपको अल्टीमेटली एक तो टेस्टी, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और दूसरा ये सेहतमंद भी होती है। तो कलेक्टिवली इन सब चीजों को मिला के जो एक सूप बनाया जाएगा और बड़ा ही टेस्टी मजेदार आपकी सर्दियों का साथी बन जाने वाला। जो है हमें सर्दियों में बीमारियां, खांसी, नजला, जुकाम, बल्कि इसके अलावा बहुत से हमारी जो मेजर डिजीज हैं जिसका हम शिकार बन जाते हैं, तो उस सबसे हमें बचाएगी। लाइक जिसमें हम हमारे हार्ट का मसला है, इसके अलावा हमारे और मेजर इश्यूज होते हैं, हमारा जिस्म जो है वो ठंड की वजह से जो है स्टक हो जाता है, हमें उससे भी बचाएगा। इसके अलावा बहुत हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। हमें बहुत सी चीज़ें से इसमें हमने बात कर रहे थे कि लोगों का जो है इसमें नारियल के दूध में एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी, सी और पोटाशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस सब का जो मिक्सचर है वो वेरी फर्स्ट टाइम इसको जो है बनाया गया है उनको हमारे शेफ्स ने, और उसके बाद अनाउंस किया और उसके बाद तहकीक के बाद ये जो है रिजल्ट सामने आया कि ये सर्दियों के अंदर बहुत मुफीद साबित होगा। जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ मेरे ख्याल में यासिर हम लोगों ने नारियल के फवाइद भी बता दिए, गाजर के फवाइद भी बता दिए, तो लेट्स जस्ट गो इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट। और गाजर का और नारियल का बनाया गया ये जो सूप है उसकी तरफ आ जाते हैं कि इसके अंदर इस्तेमाल क्या क्या होने वाला है। तो यासिर आप बताएंगे या मैं बताऊं? मैं बता देता हूं क्योंकि एक्चुअली मैंने लिखा है तो सब आपको बताऊंगा कि रेसिपी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या क्या चीजें लेनी है, सामान लेंगे तो उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो सामान खरीदना है उसकी लिस्ट बना ले और कॉपी पेंसिल जल्दी से ले आए, तब तक हम कुछ और फवाइद बता देते। तो आप लोग कॉपी पेंसिल जो है वो पकड़ ले ताकि आप हम जो बताएं वो आप जल्दी जल्दी नोट कर ले, ताकि आपको जो है सर्दियों में अगर इफ यू आर फीलिंग कोल्ड और आपको कोई भी इशू है तो आप इस सूप को जल्दी से बना ले, क्योंकि हम दोबारा नहीं बताएंगे। हाँ बिल्कुल दोबारा नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी सर्दियों का मौसम है, सीजन है, तो इस तरह की चीजें और भी हम साथ साथ अनाउंस करते रहते हैं। तो ये चीज भी एक नई जो है इजाद हुई है एक तरह से, जो सूप की शक्ल में आई है, नारियल और गाजर का मिक्सचर, और इसके अंदर बहुत सी चीजें ऐड की जाएंगी। तो आई थिंक सो हम रेसिपी बता देते हैं एक्चुअली इसके अंदर क्या चीजें ऐड होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको लेना है नारियल, आधा कप नारियल का दूध और 4 लहसुन के जुए और 2 कप कटी हुई गाजर और 2 खाने के चम्मच कटी हुई और अदरक और 1 कप शकरकंदी और 3 कप हड्डियों की यखनी और 1 प्याज, बड़ा प्याज, ओके, और 1 चाय का चम्मच हल्दी और नमक और काली मिर्च का हस्बे जायका इस्तेमाल करना है। बाकी सब चीज़ें वही हैं जो एज यूजुअल इस्तेमाल होती हैं, लेकिन नारियल का दूध और गाजर जो है इसमें मेजर फैक्टर हैं जो इसके अंदर काम करेंगे और इसको हमने लाजमी ऐड करना है। तो इसके अलावा तरीकाकार क्या है, तो आई थिंक तरीका आमना आप मुझे बताएंगे तरीका क्या है? बिल्कुल, तरीका हम आपको बता देते हैं। वैसे मुझे ज्यादा अच्छी कुकिंग नहीं आती है, इसलिए मैं चीटिंग नहीं करके थोड़ा सा आपको बताऊंगी। आपको यू नो कि जो मुझे इंस्ट्रक्शंस हुई है मैं उसी के मुताबिक बताऊंगी, ताकि मैं कुछ गलत ना बोल दूं और आपका जो सूप है वो सेहतमंद होने की बजाय कुछ और बन जाए। तो जी सबसे पहले आपने क्या करना है कि दरमियानी आंच पर अपने प्याज को जो है शोरबे में 5 मिनट के लिए भून लेना है, उसको सॉटे कर लेना है। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि लहसुन और अदरक जो है उसको शामिल करके मजीद उसको हिलाते रहना है ताकि टेस्ट जो है वो एक डेवलप हो जाए। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर हल्दी डाल देनी है और यखनी डाल देनी है और शकरकंदी डाल देनी है ताकि उसको जो है वो यू नो सॉफ्ट होने का टाइम मिल जाए। और उसके साथ साथ आपने गाजर उसके अंदर जो है शामिल कर देनी है और उसी के साथ जो है ये सब चीज़ें आपने करने के बाद उसको भून लेना है अच्छे से ताकि टेस्ट जो है वो तमाम तर चीज़ों का जो है वो डेवलप हो जाए और मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने तेज़ आंच पर जो है सब्जियों को नरम होने के लिए 15 मिनट के लिए जो है पकते रहने देना है। और जब सब्जियां जो है वो नरम हो जाएंगी, यू नो हमें लगेगा कि पक जाएंगी, वो टेस्ट करके देखते हैं ना, इस तरह से वो चम्मच मार के देखते हैं अच्छा ये पक गए ये, तो वो वाला काम भी आपने कर लेना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि सब्जियां जो है वो तमाम तर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो नरम हो गए हैं, तो उसके बाद जी आपने नारियल का दूध उसके अंदर डाल देना है। जो आपने नारियल का दूध रखा हुआ है साइड पे, उसको पीना नहीं है, जितना आपने मिकदार में रखा है ना उसी मिकदार में हमने उसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद जी आपने क्या करना है, अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर लेना है। जब आप उसको ब्लेंड कर लेंगे तो उसके अंदर आपने नमक ऐड कर देना है, अपने हस्बे जायका नमक ऐड करके, काले मिर्च ऐड करके आपका सूप तैयार हो जाएगा। कोई भी टेक्निकलिटीज नहीं है जी इसके अंदर, कोई भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना है, प्याज लेना है, प्याज को जो है आपने दरमियानी आंच पर पकाना है 5 मिनट के लिए। जब वो प्याज होते हैं वो कहते हैं ना जिसको वो ब्राउन ब्राउन जब हो जाते हैं, अम्मियां इस तरह से बताती हैं कि जब ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं तो उसके बाद ही आप लोगों ने तमाम तर सब्जियां डाल देनी है। और तमाम तर सब्जियां डालने के बाद 15 मिनट के लिए जब तक सब्जियां नरम नहीं हो जाती हैं, वो ये आपने ये भी काम नहीं करना कि मैं 15 मिनट कह रही हूँ तो आपने टाइमर लगा देना है। हम लोग इसी तरह से कहते हैं, वो कहते हैं ना मैगी 2 मिनट में तैयार, तो वो होती कभी भी नहीं है। तो इसी तरह से जब तक वो नरम नहीं हो जाती तब तक आपने उसको पकाते रहना है। जब वो नरम हो जाएगी तो उसके बाद आपने नारियल का दूध ऐड करना है और नारियल का दूध ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा हिलाने के बाद तो आपने उसको उतार लेना है और ब्लेंड कर देना है। जब
आप उसको ब्लेंड कर देंगे आपका सूप हो जाएगा तैयार, और जो कि सेहतमंद भी है आपके लिए, टेस्टी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स तमाम तरह बहुत मजे के और टेस्टी हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपकी, मुझे तो समझ नहीं है कि रेसिपी क्या है, क्योंकि मेरा ध्यान तो ये था कि कब बने और कब मेरे सामने आए, तो मैं देख रहा हूं कैसा बनेगा और कैसा तैयार होगा। मतलब खवातीन का ही कंसर्न्स बनते हैं, मर्द हजरात जो है ना वो सिर्फ खाने पे ध्यान देते हैं, कांटा और चम्मच पे ध्यान देते हैं। मैं आपको बताऊं एक्चुअली मैं खाना बना लेता हूं, अपना खाना मैं खुद बना लेता हूं एक्चुअली। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी तो होते हैं ना, स्पेशल केसेस जिसको हम कहते हैं। स्पेशल केस में फिर हमारे पास बहुत बड़े एकेडमी है, हमारे पास यूट्यूब है यार, हम कर सकते हैं। और एक्चुअली आपको बताऊं कि मैंने जितने खाने भी बनाए तो यूट्यूब से देख देख कर बनाए, तो हमारे पास, लेकिन मसला पता है क्या, अब यूट्यूब के अंदर भी खवातीन ही बैठी होती है, मैं बता रही होती है। तो ये भी एक नहीं, मैंने बहुत सारे मेल्स को भी देखा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तो मैंने भी यूट्यूब को बहुत ज्यादा अपना उस्ताद मान लिया था, तो मैं भी इस तरह के ऑनलाइन जो है देखती होती थी। तो एक्चुअल में मैंने भी जो है बहुत ज्यादा सीखा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और वहाँ पर मेल्स भी बहुत ज्यादा, मैंने फ्राइज बनाने एक मेल से सीखे थे, उन्होंने बताया था फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाते हैं। तो मैंने एक्चुअल में उसके सारे जितने भी उसके वो प्रोसेस थे, जिस तरह से वो बनाते हैं, जिस तरह से करते हैं, वो सारे के सारे मैंने फॉलो किए थे, और एक्चुअल में बड़े टेस्टी फ्राइज बनाए थे। और अब भी जब मैं फ्राइज बनाती हूँ तो मैं उसी के मेथड से ही बनाती हूँ, तो कभी कभार मुझे भूल भी जाता है। अच्छा मजेदार सी बात ये, जब आप बना रहे होते हैं और साथ में आप देख रहे होते हैं आपको याद नहीं रहता, तो जब आपने दोबारा बनाना होता है आपको सेम वीडियो ढूंढ के दोबारा करना होता है उसको। चिकन पार्सल्स भी मैंने जो है वो यूट्यूब से सीखा था। मैंने इस तरह के बहुत सारे मजेदार से स्नैक्स जो है वो यूट्यूब से देख के सीखे। हम डेली नहीं बनाते ना, तो इसलिए हमें याद नहीं रहता कि हमने किस तरह बनाना है, कि रेगुलर चीज बनाएं तो फिर याद रह जाती है। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ऐड, यासिर जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी ना तो उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन से मसाले को क्या बोला जाता है, तो इट वाज वेरी इनिशियल स्टेज और कोई बताने वाला भी नहीं था, तो इट वाज समथिंग कि मैं जिस तमाम तर चीजें वो खुद से करनी थी, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर वेरी हेल्पफुल, मैं ये कहूंगी, और इस चीज से पता चलता है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, आपके पास जो है अवेलेबिलिटी है नॉलेज की, तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। और एक्चुअली मैंने भी बहुत से खाने उसे बनाए, लाइक व्हाइट कढ़ाई, स्पेनिश ऑमलेट, और इसके अलावा पास्ता। बस कर दे यार, सीरियसली असवर मैंने बनाई है ये चीजें, यूट्यूब से देखकर बनाई हैं। और अच्छा यासिर आपने बनाई है ना व्हाइट कढ़ाई आपने बनाई है, अब आप ये ना कहिएगा, ये कोई बहाना नहीं कि भाई मैंने ऑनलाइन देख के बताई थी मुझे भूल गया। चलिए मुझे रेसिपी बताइए कि व्हाइट कढ़ाई किस तरह से बनती है। ओके, व्हाइट कढ़ाई बनानी है। हाँ जी। आपको सबसे पहले चिकन लेना है। अच्छा मुझे बताइए व्हाइट कढ़ाई होती है वो किस कलर की होती है? वो व्हाइट होती है एक्चुअली। वो व्हाइट नहीं होती है, मुझे व्हाइट लगती है। आप डू यू नो व्हाइट कलर क्या होता है? व्हाइट कलर इज दिस। वो फिर आप बहुत जो है डीप जा रही हैं कलर्स को लेके, लेकिन अच्छा, एक्चुअली ठीक है, आप इट्स शुरू नॉट अ करें, व्हाइट क्या- को आप क्या कह रेसिपी रही होती है? हैं, तो खैर मुझे व्हाइट लगती है। अच्छा चले आप ऑफ व्हाइट कढ़ाई ऑफ व्हाइट कह सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो है हम चिकन लेंगे, चिकन के अंदर हम फिर क्रीम का इस्तेमाल भी होता है, हमने पता है आपको, क्रीम भी लेनी है, दही भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम उसमें जो है अदरक भी ऐड करेंगे उसके अंदर। आप रेसिपी बताएं, अब ये ना बताइए इंग्रेडिएंट्स, वो तो मर्द हजरात को पता चल ही जाते हैं, जब घर में पता हो कि जी व्हाइट कढ़ाई बन रही है तो अम्मी लिस्ट बना के देती है, ये भी लिया ये भी लिया ये भी लिया, तो खरीदते हुए भी बंदा सीख सकता है। आप एक्चुअल में बताइए, अच्छा आपके पास सारा सामान है, सबसे पहले क्या डालना है? सबसे पहले मैंने जनाब जी कढ़ाई लगा दी, उसके ऊपर मैंने ऑयल भी डाल दिया, ऑयल डाल दिया मैंने, उसके अंदर जनाब प्याज भी डाल दिया ब्राउन होने के लिए। यासिर आप चूल्हा चलाना भूल गए। नहीं वो जल ऑब्वियसली चलेगा ना यार। अच्छा ओके, आगे। आप सारी रेसिपी खराब कर रही है मेरी, मैं कहाँ पहुंच गया था। ओके, अब तो प्याज भी खराब हो गए होंगे मेरे। अच्छा प्याज आपके ब्राउन हो गए, उसके बाद तो खराब हो गए ना, चले खैर यासिर हम यहाँ पर आपको यकीन कर लेते हैं, आप यकीन कर लेते हैं कि ठीक है आपको बनानी आती होगी। और उसके अंदर काली मिर्च भी डलती है, पता है आपको? हाँ जी मुझे पता है, बिल्कुल पता है, व्हाइट मिर्च भी होती है उसके अंदर। मैं थोड़ा हल्का सा सिरका भी डालता हूँ। हाँ, और जो है उसके अंदर फिर नींबू का इस्तेमाल भी करता हूँ। ठीक है यासिर हो गया, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आप सुबह नाश्ते के टाइम पे हमें व्हाइट कढ़ाई याद करवा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आप हलवा पूड़ी की बात करें, जो आप मुझे आफ्टर द शो खिलाने लेकर जा रहे हैं, तो उसकी बात करें तो फिर भी मैं मान लूंगी। आप मुझे अगर किचन अवेलेबल कर दे तो मैं आपको बना के दे सकता हूँ, लेकिन क्या हलवा पूरी बना कर देंगे? नो यार, मैं कढ़ाई की बात कर रहा था, वो तो आपने खिलानी है मुझे। चलिए जी, बहुत कढ़ाई हो गया है, और वाकई में हमारे देखने वालों के भी मुंह में पानी आ गया होगा, और मेरे भी एक्चुअल में आ रहा है। और इसी के साथ मेरे ख्याल में अगले टॉपिक की तरफ आ जाना चाहिए हमें। तो अगला टॉपिक है हमारा जी टूरिज्म। और टूरिज्म की अगर बात करें और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की बात करें, तो क्या खूबसूरत और क्या खूबसूरती है उस जगह पर। और मतलब एक्चुअल में आप अपनी टेंशन, अपने तमाम तर चीज़ों को भूल जाते हैं जब आप वहाँ की खूबसूरती देखते हैं। सवात की खूबसूरती, और सवात में एक जगह है बहरीन, वहाँ पर एक इतना खूबसूरत चश्मा है, और वो बहुत बहुत प्यारा है। मतलब लाइक एक्चुअल में नेचुरल ब्यूटी जिसको हम कहते हैं, वो तमाम तर जगह पे उस जगह पर मौजूद है। वहाँ अगर हम लोग सवात से आगे जाए, कलाम से आगे जाए, तो बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत जगह
जगह हमें नजर आती है। फिर से कर दूं कि अगर हम बात करें तो वो बहुत खूबसूरत है। मतलब पाकिस्तान तो भरा है ना इन चीजों से, जाहिर पाकिस्तान बात इज है। सो रिच इन दीज थिंग्स कि पाकिस्तान में के पास कश्मीर है तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। कश्मीर की बात आ गई तो यहाँ से याद आया कि हमारे जो एक और नई डेवलपमेंट टूरिज्म के अंदर हुई ही है वो ये है कि अब वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर हमें कमर्शियल हेलीकॉप्टर सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया गया है। यस एंड इट्स अ वेरी बिग न्यूज। और एक्चुअल में अब कमर्शियल हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जाएंगे टूरिज्म के लिए और यू नो टूरिज्म के अंदर एक बीम आएगा, लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ऐसे लोग जो मतलब बाय रोड उन जगहों पर ट्रैवल करना यू नो उनको डर लगता है, जैसे हम करदू नहीं अक्सर इस वजह से जाते हैं क्योंकि रोड्स बहुत ज्यादा खराब है, तो यू कैन यूज द हेलीकॉप्टर्स। लेकिन हेलीकॉप्टर उस सर्विस के लिए नहीं है हम ना कि आपको जो है एक दूसरे नहीं, जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल नहीं ऊपर से है। दिखाएंगे आपको, व्यूज दिखाएंगे उस चीज एक्चुअली के। इट्स अ टूरिज्म, तो उसके अंदर आप सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं। आप इतने अमीर नहीं हैं, हम ना पाकिस्तानी हैं, आप वहाँ पे हेलीकॉप्टर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। भाई देखो मेरी बात सुनो, हम लोग सोच तो कुछ भी सकते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ओवरव्यू आपको दिखाया जाएगा, जैसे हम लोग चेयर लिफ्ट के थ्रू एक ओवरव्यू देखते हैं, वो एक पहाड़ से दूसरी तरफ पहाड़ की तरफ जाता है, तो इस तरह से वो आपको छोटे छोटे विजिट्स करवाया करेंगे। अब ना जब इस तरह की सर्विसेज बनती है ना तो कहीं भी है, तो मैं आपको बताऊं कि हेलीपैड जो सिर्फ एक ही इस्तेमाल किया जाता है, एमरजेंसी के तौर पे दूसरा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सिचुएशन है यहाँ पे सिर्फ एक ही हेलीपैड है, वहीं से उड़ेगा और वहीं पे नीचे आके टेक ऑफ होगा इसका। तो इसके अंदर वो चीज़ नहीं है कि आपको एक जगह से कश्मीर से आपको ले जाएंगे, कलाम ले जाएंगे। ऑब्वियसली उसी जगह के लिए ही होगा ऑब्वियसली। अरे यासिर आपको क्या लगा? आप जो है वहाँ पे एक जो है मुख्तसर से फीस देकर, किराया देकर वहाँ पे बैठ सकती हैं और आप उसके जो राइड इस्तेमाल कर सकती हैं, आप एंजॉय कर सकती हैं, अपने वीडियो एंजॉय कर सकती हैं उसको, और आप यू नो एक क्या कहते हैं बर्ड्स आई व्यू ले सकते हैं तमाम तर चीजों का। और एक्चुअली में खूबसूरती इतनी ज्यादा है और बहुत सारी चीजें वैसे भी वहां पर बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कहने का मतलब एक्चुअली है कि आप अमीरों वाली फील ले सकते हैं वहाँ पे जाके। यस, अमीरों वाले फील जाके ले सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर बैठे और जनाब स्टेटस लगाएं कि नाउ आई एम हियर इन हेलीकॉप्टर फला, तो आप कर सकते हैं। तो खैर इसका इफ्तिताह पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ एलवी ने किया है और इसका वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आगाज हुआ और ऐसा होना भी चाहिए, जाहिर बात है। इसके अलावा मैंने एक और देखा थी सर्विस जो कि न्यूयॉर्क के अंदर जो है सर्विस इस्तेमाल की गई है, जहाँ पे पूरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको दिखाया जाता है, उसके आसपास हेलीकॉप्टर घुमाया जाता है, आपको पूरा व्यू दिखाते हैं और पूरी बिल्डिंग्स के अंदर हेलीकॉप्टर गुजरता है और ये बहुत जाहिर बात है बड़ा इंजॉयफुल सीन होता है। और पाकिस्तान के अंदर जहाँ कश्मीर जैसी वादियाँ मौजूद हो, जहाँ पे सवाद कलाम, अगर इन एरियाज में चीज़ आपको दिखाई जाती है तो मैं कहता हूँ बहुत ही खुशनसीबी की बात है लगेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ से आपसे मैं पूछना चाहूंगी, लास्ट टाइम आपको पाकिस्तान में सबसे अच्छी खूबसूरत जगह कौन सी लगती है? अब मैं आपको सीरियसली बताऊंगा, अगर क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में बैठा हूँ, कि मैं आपको वेरी फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ कि मैं आज तक लाहौर के अलावा कहीं नहीं गया। मैं पूरी लाइफ में सिर्फ मुल्तान में गुजारी है, मुल्तान के अलावा मैं कहीं नहीं गया, सिर्फ अपने गांव की तरफ। वेरी फर्स्ट टाइम मैं लाहौर के अंदर अब आया हूँ। मैं आज के मैं टूरिज्म में बिल्कुल ना इंटरेस्टेड हूँ ना मैं गया, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि अब मैं निकलूँ और जाऊँ, जगह घूमूँ, अलग मेरा दिल कर, लेकिन मैं कभी लाइफ में कहीं नहीं गया सिवाय काम के। काम है तो कहीं, सीरियसली मैं कहीं नहीं गया यार। मैं वेरी फर्स्ट टाइम अगर लाहौर भी आया तो अपने काम से आया, लेकिन अब मैं लाहौर शिफ्ट हो चुका हूँ। अब मेरा जो है जहन बदल गया थोड़ा सा, लेकिन अब मैं लेकिन ये भी तो है ना कि लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं तो क्या हो जब यही नहीं तो है। मैं वो पैदा होने के लिए आया था, अब मैं पैदा हो गया हूँ, अब मैं दुनिया को एक्सप्लोर करूंगा। जी बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा यासिर, एक और इंटरेस्टिंग बड़ी बात है वो ये कि टूरिज्म की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में टूरिज्म जो है पिछले रिसेंट ईयर्स के अंदर काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। उसको जो है दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए जो है बहुत सारी चीजें की जा रही है और ये इफेक्टिव अल्लाह करे कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। बहुत बड़ी इकोनॉमी वहां से जनरेट होती है हमारी। आपको पता है कि और एक्चुअल में अगर हम ऑल ओवर द ग्लोब बात करें, अराउंड द ग्लोब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो सिर्फ कमाती ही अपने टूरिज्म से। इसकी सबसे बड़ी मिसाल श्रीलंका की बात मौजूद है। श्रीलंका एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसकी इकोनॉमी सिर्फ जनरेट वहां से होती है कि वहां पे टूरिज्म है। अब कोविड की वजह से टूरिज्म इतना अफेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से वहां पे आप देख सकते हैं श्रीलंका के हालात कैसे हैं। वहां पे कंप्लीटली जो है एमरजेंसी लगा दी गई है, वो पूरा जो है बैंकक्रप्ट हो चुका है पूरा मुल्क, सिर्फ जो है उनका टूरिज्म बंद होने की वजह से। टूरिज्म एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, इस पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है और लोग इस पे दुनिया भर से आते हैं इसको एंजॉय करने के लिए। अगर वो जहां बंद होता है तो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। पाकिस्तान तो भरा है। इसके अलावा बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, वी कैन आल्सो से थाईलैंड, वो बहुत ज्यादा टूरिज्म की वजह से जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। टर्की जो है यहाँ पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ज्यादा क्रश है। आई डोंट नो, लेकिन पता नहीं क्यों टर्की के बारे में बहुत ज्यादा बात नजर आती है। यहाँ से हर बंदे का ख्वाब है कि वो टर्की जाए। एक्चुअली मैंने जो देखा ना, हर लड़की का ख्वाब है कि टर्की मैं आपको बता दी, मुझे टर्की का वो कहते हैं ना,
वो भूत सवार मेरे ऊपर क्यों हुआ था। मैं इनफैक्ट आई वाज ऑलमोस्ट देयर, मतलब मेरे वीजा भी मेरा जो है वो अप्रूव हो गया था, लेकिन मैं नहीं गई। तो खैर किस्मत में नहीं लिखा हुआ है शायद मेरा वहां पर जाना। एक नॉवल है जिसका नाम है जन्नत के पत्ते, निम्र अहमद का बहुत खूबसूरत नॉवल है। तो उसके अंदर टर्की को दिखाया गया, दिखाया नहीं गया बल्कि लिख के बताया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं, ज्यादा मतलब इमेजिन करता है, मतलब इतना ज्यादा उसको इमेजिन करता है, तो वाकई में वो मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां मैंने देखी है जो वो नॉवल की वजह से उस टर्की को जानती है। तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी ये। खैर यासिर, अगर मैं इसी बात पे आऊँ तो मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट स्पॉट क्या है, मतलब लाइक व्हाट इज योर ड्रीम प्लेस टू विजिट? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक ख्वाब है, क्योंकि एक्चुअली मैं करना चाह रहा था। मैं स्टक था मुल्तान में स्टडीज़ की वजह से भी था, और मेरा ख्वाब था कि जब मैं ग्रेजुएशन में आऊँगा तो देन उसके बाद जो है इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो टाइम नहीं मिल पाया मुझे। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मेरे पास टाइम शायद है कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करूँगा और मैं करूँगा। और वेरी फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि मैं कुछ दिनों पहले जो है, मैं आपको बताना भूल गया कि मैं निकलना शुरू हो गया हूँ, अब मैं दुनिया में आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिंध को पूरा विजिट किया। लाहौर आया, फिर लाहौर से मुझे सोर्स मिला, फिर मैं सिंध गया, मैं सखर गया, और पूरा सिंध मैंने एक्सप्लोर किया, क्योंकि सैलाब का मसला था, उनके विक्टिम्स थे, उनको हेल्प करना था, तो इसलिए मैं वहाँ पे गया, पूरा एक्सप्लोर किया। तो अब दिल करता है कि बंदा जब निकलता है तो माइंड भी फ्रेश होता है, और मुझे जगह जगह जाना चाहिए। तो इसके बाद मैं माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट कि मैं नॉर्थर्न एरियाज में जाऊँगा, उसको मैं एक्सप्लोर करना है, आफ्टर दैट फिर अब्रॉड का सोचेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। यासिर ने तो हमें बता दिया, तो आप लोग भी हमें लाजमी बताएं कि आपको कौन सी जगह पसंद है, व्हाट इज योर ड्रीम प्लेस टू विजिट। क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसमें इंसान कहता है मर जाए लेकिन वहां पे मरे, तो ये भी अक्सर ऐसी चीजें होती है। लेकिन खैर ये तो था हमारा टूरिज्म से रिलेटेड, और आज हम लोगों ने एक्चुअल में जिस बारे में बात की वो ये था कि डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से जो है इनॉग्रेट किया गया है हेलीकॉप्टर सर्विस को, जो कि टूरिज्म के लिए जो है अफिलिएटेड थी, और हेलीकॉप्टर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हमारे टूरिज्म के अंदर, जिसके अंदर आप थोड़े से पैसे दे के, लाइक एक टिकट जो स्पेसिफिकली होती है, उस टिकट के आप उसको पे करके तो आप हेलीकॉप्टर के अमीरों वाले मजे ले सकते हैं। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो एक्चुअल में मैं तो इस दफा जब जाऊंगी तो मैं तो डेफिनेटली जो है नॉर्दर्न एरियाज में जब भी जाने वाली हूँ, कहीं भी जाने वाली, जहां भी मुझे ये हेलीकॉप्टर सर्विस मिली, मैं तो डेफिनेटली वहां पर जाके जो है ना स्टोरी तो जाएंगे, उसको विजिट करेंगे। तो बिल्कुल ठीक है जी। इसी के साथ ही लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी से नाश्ते की तरफ आप आ जाए, बल्कि आप ही गए होंगे, तो जल्दी से नाश्ता जो है टेबल पर लगा लें, तब तक हम लोग छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आते हैं आप तक। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। तो जैसे कि हम काफ़ी से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज एक और सीरियस इशू और सीरियस टॉपिक जिसकी हमने दोबारा बात करने जा रहे हैं। 12 बात करते आ रहे हैं, लेकिन आज दोबारा बात करेंगे, क्योंकि वंस अगेन सो सॉरी फॉर दैट कि कश्मीर में 4 मज़ीद अमवात हो चुकी हैं भारतीय रियासती दहशतगर्दी की तरफ से। जी बिल्कुल, भारतीय सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 कश्मीरियों की जो है मौत वाक़ई हुई है। हम कश्मीर के साथ हमेशा खड़े हैं, और उन कश्मीरियों को याद करना वाकई में हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो हम दुआ गो हैं कि उनके अगले रास्ते बहुत आसान हो। एक सर्च ऑपरेशन, एक नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के पीछे 4 लोगों को मार दिया गया भारतीय अफवाज की तरफ से। ये सर्च ऑपरेशन ओंटीपुरा में किया गया, और वहाँ पर एक नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के को जो है बेस बनाते हुए 4 लोगों को जा बहक कर दिया गया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर, क्योंकि वहाँ के जो सर्कमस्टांस हैं, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, वहाँ के मजालिम हैं, वहाँ के जो अमवात हैं कि जस्ट वो है आमना जो सिर्फ रिपोर्ट हो रही है। इसके अलावा बिल्कुल रिपोर्ट के मुताबिक हमें बहुत ही कम जो अमवात है, वहाँ पर होने वाले मजालिम बहुत कम ऐसे हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जो पसे पर्दा जिनका नाम भी नहीं लिया जाता, लेकिन भारतीय मजालिम अगर हम देखें तो 74 ईयर्स से कंटिन्यूड है, और अभी तक स्टिल कोई भी जो है वो पेशरफ्त, उसके अंदर कोई उसका सोल्यूशन हमें नजर ही नहीं आता। मसला कश्मीर ही बन के रह गया। अब वो सिर्फ मिसालों में ही हमें बताया जाता है कि इट्स अ मसला कश्मीर, कोई भी हमारा मेजर इशू हो तो हम उसको तशबीह देते हैं उस मसले से, लेकिन आज तक उसका हल नहीं निकला गया। बहुत बार मुतअद्दिद बार जो है अक़वाम मुत्तहिदा में इसके केसेस चलाए गए हैं, शुरू किए गए हैं, लेकिन इसका कोई हल खातिर खा नहीं निकाला गया, क्योंकि जाहिर बात है। लेकिन
एक और भी अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो कश्मीर इशू को भी बायलैटरल इशू करार दे दिया गया है और कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कोई भी बैरूनी ताकत आकर हमारे मसले को हल नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर टेबल टॉक कर कर ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कोई तीसरी ताकत इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है और ना ही कोई भी पावर रखती है कि इस मसले को सॉल्व कर सके। ये बायलैटरल इशू जो है इसको पाकिस्तान और इंडिया को ही मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा और जान जो है वो किसी भी इंसान की हो वो बहुत कीमती होती है। आज से पहले जितने भी इश्यूज हो चुके हैं वो जो भी मामलात थे वो नेगोशिएशन से, मुज़ाकरात से हल हुए हैं, उससे पहले नहीं हो सकते। क्योंकि प्रोटेस्ट करना, लड़ाई करना, शेलिंग करना, इससे कोई मसले का हल नहीं होगा। क्योंकि आज से जैसे बात कर रहे हैं कि 74 ईयर्स अब तक लेकर जो है आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ मजालिम ही हो रहे हैं, घरों में जो है तोड़ फोड़ की जा रही है, खवातीन को हरासा किया जा रहा है और लोगों की अमवात बढ़ती जा रही है। तो इस सब पे जो है भारतीय फौज इस वक्त वहाँ पे काबिज है। वहाँ पे लाइक जैसे कोविड में हम क्वारंटाइन हो गए थे, घर में मैसूर होकर रह गए थे, वहाँ पे सिचुएशन अब तक ऐसी है तो लोग वहाँ पे इस जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी के साथ साथ अगर हम रिसेंटली बात करें तो जर्मनी की तरफ से ये एक स्टेटमेंट सामने आई थी जब जर्मनी ने जो है फंड्स के लिए भी कहा था। तो उस वक्त ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि जर्मनी चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है अपने मसले को सॉल्व कर ले और इस मसले को सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अमन और अमान को यकीनी बनाना चाहते हैं। क्योंकि वो ऑल नो कि कश्मीर इशू की वजह से हमारे जो बाकी के फील्ड्स है उसके ऊपर भी काम नहीं हो पा रहा होता है। हम लोग अपना मेजर बजट जो है वो अपनी आर्म फोर्सेस, अपने डिफेंस के लिए, अपनी जो है क्या कहते हैं वेपन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है इस्तेमाल कर लेते हैं और उसी के साथ साथ हमारी जो बाकी के इश्यूज हैं उनको जो है उस तरह से डील नहीं कर पा रहे होते। वी आर नॉट हैविंग दैट स्पेसिफिक बजट। तो ये चीज़ें बहुत सारे इश्यूज को क्रिएट कर रही है। तो ये एक बायलैटरल इशू है जिसको इंडिया और पाकिस्तान ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके मेरे ख्याल में ये उतना ही बेहतर होगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ से तो 75 ईयर्स पर अ बिग टाइम, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। लेकिन उसके अंदर भी कोई भी नेगोशिएशन, कोई भी जो बाहमी गुफ्तगू थी वो कारआमद साबित ना हो सकी। इंडिया और पाकिस्तान बहुत दफ़ा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए नज़र तो आए लेकिन वो जो हाथ मिलाना था, वो जो हैंडशेक था वो बहुत ही टेम्परेरी था। तो ये बहुत सारी जो हिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग इंसिडेंट्स देखें तो बहुत सारे थे लेकिन कश्मीर का इशू अभी भी वही खड़ा है। इशू है तो उसको हम हल कर सकते हैं, इजीली हल कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत से मामलात पाकिस्तान इंडिया के ऐसे हैं, हमारे बिजनेस है हमारे साथ चलते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो साथ में काम करती है, बहुत सारी चीज़ें हम मिलकर इंडिया और पाकिस्तान साथ करते हैं। आपको पता है आमना हमारी जब ईद का त्यौहार आता है तो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में एक दूसरे ईद के मौके पर मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, बाकायदा उसकी फोटेज ली जाती है और मिठाइयाँ दी जाती हैं और पाकिस्तान और इंडिया के फौजी वहाँ पे खड़े होते हैं, एक दूसरे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, यानी पूरी कर्टेसी पूरी करते हैं। लेकिन इट्स अ इशू, तो इसको हम क्यों नहीं मुज़ाकरात करके इसको हल कर सकते हैं? ये हल हो सकते हैं। इतना कोई बड़ा एक्चुअली कश्मीर इशू मसला इसलिए बड़ा बन चुका क्योंकि काफी टाइम से चलता आ रहा है। इसको हम हल कर सकते हैं, ना सिर्फ कि हम सिर्फ कश्मीर डे पर और मेरे ख्याल में यहाँ से कश्मीर डे को सेलिब्रेट कर लेना और कश्मीर डे पर जो है कश्मीर के लिए इजहारे इखलाक करना और इस तरह से एक पीस मैसेज देना ये काफी नहीं है हमारे लिए। हम लोगों को बहुत सारी चीजें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कश्मीर के इशू को अब सॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि वहां पर भी बहुत कीमती जानें बसती हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पे सिर्फ यही करना कि जब कश्मीर डे आता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 1 मिनट की साइलेंस और पूरे पाकिस्तान की मस्जिदों में 12 बजे सायरन बज जाता है कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह देना कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। कश्मीर के साथ खड़े रहने से कुछ नहीं मिलेगा, उनको साथ खड़े रहने का साथ नहीं चाहिए, उनको एक्चुअली उनके राइट्स चाहिए जो कि आप इंडिया से और पाकिस्तान के मुज़ाकरात डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली होने चाहिए। कोई इतना मेजर इशू नहीं है, इससे बड़े बड़े मसले हल हो चुके हैं, बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात पे जो है ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन अगर ये भी एक मसला है क्योंकि कश्मीर एक रियासत है, एक छोटा सा शहर समझ लें, इसको हम हल कर सकते हैं क्योंकि कश्मीर जो बंटवारा है हम सिर्फ नक्शा बदल के है कश्मीर हासिल नहीं कर सकते। कश्मीर हासिल करना है पाकिस्तान की शाहराग है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कश्मीर डे पर जो एक स्पीच थी उसको सुना था तो उसके अंदर भी यही कहा गया था कि हम चाहते हैं कि कश्मीर को हक के खुद अरादियत मिले और वो खुद से अपने फैसले कर सके कि कश्मीर आखिर चाहता क्या है। तो ये वाकई में अब हो जाना चाहिए है क्योंकि दिस वर्ल्ड इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग और कश्मीर अभी भी वहीं खड़ा है। बिल्कुल, मेजर इशू यही है कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान फलां मुल्क से जनाब इतने साल पीछे है तो कश्मीर तो 74 ईयर्स वो अब तक स्टक होकर रह गया है, कोई डेवलपमेंट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वहाँ की आवाम अभी तक आखिर कैसे होगी यासिर? पीपल आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट कि वो आज की रात गुजार सकेंगे, कल सुबह उनके ऊपर सवेरा होगा या नहीं होगा। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको वाकई में ना सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोचना चाहिए बल्कि
बल्कि इंडिया के हुकाम को भी सोचना चाहिए और इस पर एक्चुअल में अब बात हो जानी चाहिए। बिकॉज देयर इज नो इंटरनेट, देयर इज नो एजुकेशन। वहाँ पे लोग इतने इलिटरेट हो चुके हैं, उनको अपने राइट्स का नहीं पता लग रहा कि एक्चुअली हमारे राइट क्या हैं। हम सिर्फ प्रोटेस्ट के अलावा एक्चुअली वो नहीं कर सकते प्रोटेस्ट के अलावा। जब प्रोटेस्ट करते हैं तो सारी बात है, फिर वहाँ से उनकी तरफ से जवाब आता है तो यहाँ पे गुत्थम गुत्था, और फिर उसके बाद उनके पास वेपन्स हैं और बेचारे कश्मीरी के हाथ जो हैं उनके हाथों कुछ नहीं होता, तो फिर उनकी अमवात वाक़ई हो जाती है। एक बहुत बड़ा जुल्म है जो कश्मीरी बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसा ही है, लेकिन खैर हम इस चीज़ के को हाईली कंडेम करते हैं और दुआ करते हैं कि कश्मीर का जो इशू है दोनों कंट्रीज जो है इसको मिल बैठकर सुलह सफाई के साथ जो है वो सॉल्व करें और कश्मीर को भी खुशियों की तरफ लेकर आए और हम भी कहें कि कश्मीर में वाकई में एक्चुअल में दुनिया में कश्मीर एक जन्नत है। तो वाकई में हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो। और उसी के साथ साथ मेरे ख्याल में यहाँ से लेट्स जस्ट मूव ऑन और हम लोग आज बात करने वाले हैं मेटा क्रिएटर्स के बारे में। और वंस अगेन मेटा बहुत ज्यादा हमारी खबरों में तो बहुत ज्यादा रहा है और वो इस वजह से रहा है क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा यूज होने वाली जो एप्स हैं वो मेटा से रिलेटेड है। अगर हम लोग व्हाट्सएप की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, तो दीज आर द मोस्ट यूज्ड एप्स जो हम लोग यूज करते हैं। तो मेटा की तरफ से जी जो एक कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके अंदर पाकिस्तान की 2 शोबिस से रिलेटेड पर्सनालिटीज को इनवाइट किया गया था। एक्चुअली इट इज आमना मेटा क्रिएटर वीक जो कि 2022 के अंदर नवंबर में जो है इसको स्टार्ट किया गया है। 1 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ है और अब तक ये इसका पूरा वीक है जो कि पूरे 7 दिन का वीक है। 7 उसमें इसको चलेगा और उसके अंदर जो है दुनिया के बहुत सी कम्युनिटीज से कुछ लोगों को स्पेसिफाई करके उसको बुलाया गया। इसमें पाकिस्तान के 2 लोग आई थिंक शामिल थे। हमारे पाकिस्तान के जो मशहूर कॉमेडियन है जिनका नाम दानिश अली है, दानिश नवाज आई थिंक सो, और उनके अलावा अज़िका डैनियल को यहाँ पे जो है मदऊ किया गया है जो कि वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मेटा का जो एक पूरा वीक है इसके अंदर पाकिस्तान न्यूज़ आई थिंक कि अगर हम लोग रिसेंटली भी बात कर रहे थे कि फेसबुक की जो टीम है और मेटा की जो टीम है वो पाकिस्तान आके विजिट भी करेगी कि यहाँ पर फेसबुक का ऑफिस होना चाहिए या नहीं। तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर मुतवक्के हैं और उसी के साथ साथ मेटा की तरफ से पाकिस्तान के 2 शोबे से रिलेटेड एक कॉमेडियन और साथ ही साथ में अनीता डैनियल को बुलाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जी और इससे इस चीज़ की नवीद भी मिलती है कि हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर मेटा और पाकिस्तान के अंदर कोई डील हो जाए और पाकिस्तान में भी जो है ऑफिस बन जाए, फेसबुक का ऑफिस बन जाए। और इसकी हमें अशद जरूरत है। हमें लास्ट में बात कर रहे थे कि करोड़ों में इसके यूजर्स हैं पाकिस्तान के अंदर और हमें इसकी एक्चुअली जरूरत है यहाँ पे क्योंकि हमारे बहुत से इश्यूज ऐसे होते हैं क्योंकि जो मशहूर फेसबुक यूजर्स हैं जो कि मेटा को इस्तेमाल करते आ रहे हैं क्योंकि उनके जब इश्यूज होते हैं, जब उनकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, उनके बहुत से मसले होते हैं, वो कम से कम फ्रेंचाइज जाके अपने इश्यूज को हाईलाइट तो करें, बता सके कि हमारा इशू कैसे हल होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा उस पर इंसान की मेहनत होती है, सालों की मेहनत है, जब एक दफा जाया हो जाए तो उसको बहुत अफसोस होता है, उसको इतनी इन्वेस्टमेंट होती है। कुछ हो जाता है और अगर वाकई में मेटा जो है वो पाकिस्तान को भी एज अ बिजनेस कंसीडर कर रहा है तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अर्न ऑलरेडी भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होगी। और मेरे ख्याल में यासिर अगर हम लोग बात करें फेसबुक की और मेटा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, लोग यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे खुद बहुत सारे दोस्त हैं जो वाकई में इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसिंग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ऑल द वे वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना जो अर्न कर रहे हैं वो सिर्फ कर रहे हैं अपने पीआर से, जो उनको पीआर आ रही होती है उनकी वजह से वो कर रहे होते हैं। उसके अलावा वो लोग जो है ना अर्न नहीं कर रहे होते। तो अगर यहाँ पर भी ऑफिस क्रिएट हो जाता है तो हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको कुछ करना भी नहीं है, आपने सिर्फ अपनी पोस्ट वगैरह करनी है, आपने सिर्फ सोशल मीडिया को यूज़ करना है और आप उससे पैसे भी जनरेट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के लिए एग्जाज की बात है कि इस बड़े इवेंट में जहां सिर्फ 13 कंट्रीज को मदऊ किया गया था और उसके अंदर 120 वीडियो क्रिएटर्स थे जिसमें पाकिस्तान के 2 नाम भी शामिल हैं। इससे उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमें हो सकती है और मेटा से रिलेटेड हो सकती है। तो मेटा को जो हम लोग हर रोज डिस्कस कर रहे होते हैं वो रायगा नहीं है बल्कि वाकई में कुछ बड़ी न्यूज जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसी के साथ यासिर आई थिंक अब हमें सम अप करना चाहिए, कंक्लूड करना चाहिए क्योंकि टाइम जो है हमारा समाप्त होता जा रहा है। हाँ, तो उसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि एक्चुअली मेटा का जो बिजनेस स्टार्ट हुआ फेसबुक की तरफ से और बढ़ता बढ़ता व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अब इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है। तो फिर इस लिहाज से मार्क ज़करबर्ग ये चाहते हैं कि इस बिजनेस को और ग्रो किया जाए, तो उस वजह से उन्होंने मेटा का ये एक जो है क्रिएटर वीक रखा है इस नवंबर के महीने में जिसमें 2 से ममालिक के अंदर बहुत से लोगों को बुलाकर इसको जो है कोरेस्पोंडेंट्स को बुला के उनकी नुमाइंदगी की गई है ताकि इस बिजनेस को और ग्रो किया जा सके।
और मज़ेदार सी बात यह है कि अगर इस वीक के अंदर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो पाकिस्तान में बहुत सारे अर्निंग के मौके जो है वो हासिल हो सकते हैं। तो जी इसी के साथ साथ हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें की, जिसके अंदर इमरान खान साहब की हालिया सूरत हाल, उनके पैर पर जो इंजरी हुई गोलियां लगने की वजह से, लॉन्ग मार्च में फायरिंग की वजह से, उसके बारे में हमने बात की कि अब उनकी हालिया सिचुएशन कैसी है, ऑपरेशन के बाद अब उनकी हालत क्या है और कब तक जो है उनकी रिकवरी मुतवक्के है। उसके बाद खतरे से बाहर है, लेकिन बहुत जल्द वो लॉन्ग मार्च में नजर आएंगे, उनका ये कहना है। और इसके अलावा हमने बात की थी छोटे से टीवी के बारे में, जो कि डॉक साइज, उनके पॉज की टिकट जितने साइज का टीवी है, जिसको हम आराम से उठा सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और वो टीवी जो है वो बहुत ही छोटे साइज का है, पॉकेट टीवी है, पोर्टेबल टीवी है, जिसके अंदर तमाम तर नए जो फीचर्स हैं वो इंस्टॉल भी किए गए हैं। उसके बाद बात की है सेहत के बारे में, जहां हमने सिर्फ गाजर और नारियल का दूध जो वेरी फर्स्ट टाइम सूप के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके अंदर बहुत मजेदार और लजीज सा और हेल्दी इस्तेमाल करके और तमाम तरह ऐसे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करके जो कि आपके लिए सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको सर्दियों की तमाम तर जो बीमारियां हैं उनको बचाने के लिए हमने आपको एक बहुत ही टेस्टी और सेहतमंद, सेहत अफजा सूप के बारे में बताया। आपको हम लोगों ने ये भी बताया कि उसके अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल होगी और उसका बनाने का तरीका क्या है वो भी आपको बताया। तो जरूर इसको ट्राई करें, हमें भी बताया कि आपको कैसे लगा। तो ये एक चीज है जो वाकई में सर्दियों में आपका साथी बनने वाली है। और इसलिए हमने आपको अनाउंस किया कि वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान आजाद कश्मीर के अंदर हेलीकॉप्टर की कमर्शियल सर्विस का आगाज कर दिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका आगाज किया है हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से। और उसके बाद हम लोगों ने बात की कश्मीर इशू के बारे में। कश्मीर में भारतीय सर्च ऑपरेशन की, मकबूजा कश्मीर में भारतीय सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 कश्मीरी जाबाक हुए। हम दुआ गो है कि उनके अगले दर्जा जो है वो बुलंद हो। और उसी के साथ साथ एंड पे हमारी जो बात थी वो थी मेटा क्रिएटर्स वीक 2022 के बारे में, जहां पर पाकिस्तान के 2 सार्फिन को भी बुलाया गया और उनको भी इनवाइट किया गया। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ मेरे ख्याल में यासिर, आज का वक्त हमारा खत्म होता है जी। आपसे लेते हैं आज के दिन के लिए इजाजत। उम्मीद करते हैं आज आपकी आज की सुबह बहुत ताजा होगी। तो देखते रहे सुबह की आवाज। आपसे मिलेंगे कल के प्रोग्राम में और नई ताजा खबरों के साथ। तो देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ।